पहले आदर्श क्या होते थे हमारे? भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। आजकल के कौन आदर्श हैं उनके? वो ढेर सारे छपरी, आजकल नए बच्चे आ रहे सोशल मीडिया बैठ के झगड़ा करते रहते हैं, वो फॉलोअर उनके बन जाते हैं। तो जो भी ये कहता है कि दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना, वो सब गलत एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। संग्राम सिंह, रेसलर, एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर। बचपन में व्हीलचेयर पर थे, लेकिन हिम्मत से न सिर्फ चले बल्कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनकर दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत इरादे में होती है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? खाली पेट कोई भी दिव्य वाली चीज नहीं। खाली पेट आपके शरीर में सुबह जाना चाहिए तो पानी जाए। आजकल के डॉक्टर बहुत बोलते हैं नॉनवेज भी खाओ, जो वेजिटेरियन है उनको तो जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया जाता है। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव और इंसान शाकाहारी है। आपकी जिंदगी कैसी रही? आप शायद मेरे को लगता है बचपन में मतलब खेल कूदे होंगे दोस्तों के साथ में। जो मेरी लाइफ का रिजेक्शन था वही मोटिवेशन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, रेसलर बना। बोल नहीं सकता था, स्पीकर बना। बहुत शायद था, टीवी पे आया। जिंदगी जीने के लिए है ना IQ की जरूरत नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए EQ की जरूरत होती है, इमोशनल की। तो इंटरनेशनल रेसलर हो गए, MMA फाइटर हो गए और आपको इतने सारे अवार्ड भी मिल गए, आप हेल्थ एक्सपर्ट भी बन गए और इतने सारे टाइटल हासिल करने के बाद आप रुक नहीं रहे हो, क्यों? मैं इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से MMA टर्न किया और इस एज में MMA करने वाला वर्ल्ड का पहला इंसान। न्यूज में था, गुकेश जी ने बात कही, अगर आप अमीर नहीं हो तो आप खेल में मत आइएगा। आज तक भारत में हिस्ट्री उठा के देख लो, सिर्फ पैसे वाला एक खिलाड़ी मेडल जीत पाया है, अभिनव बिंद्रा। बाकी सब हम वहाँ से आते हैं जिनको रोजी रोटी खाने के लाले पड़े रहते हैं। हुनर इंपॉर्टेंट है या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ? मैं पैशन के लिए काम कर, पैसे के लिए काम कर। अगर मैं खुद चाय नहीं पी रहा और मैं चाय को प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो वही फिर वो एथिकली पाप। आप कभी नहीं करोगे संग्राम जी ऐसी बात? समय सबको बदल देता है संग्राम जी, ऐसी बात नहीं है। तो संग्राम सर, कुछ चंद लाइनें आपके लिए लिख के लाया हूं मैं जी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलते चलते समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने पर मजा भी आएगा। वाह। बहुत बहुत स्वागत है संग्राम सर आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आज वास्तव में लग रहा है कि द पावरफुल ह्यूमन नाम रख के मैंने मतलब अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है पावरफुल लोगों को लाके। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और पावरफुल ह्यूमन, तो भैया आप एक काम करो, अब एक्सरसाइज करके आप भी पावरफुल बन जाओ। जी सर, मैं आज मैं कम बोलूँगा। मेरे पॉडकास्ट में मैं क्वेश्चन ऐसे रखता हूँ कि सामने वाले को लगता है कि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये, और आज मैं क्वेश्चन कम पूछूंगा और आज आपसे जो सीखने को मिलेगा वो अपरंपार होगा। देखो क्या है कि सीखते हम एक दूसरे से ही हैं। अब मैंने कई चीज़ें आपसे सीखी। एक बात ये सीखी कि भाई आप कहीं भी जाते हो, कुक आपके साथ जाता है, बहुत अच्छी बात है ये, वो सारी टीम साथ जाती है। मगर उसके साथ साथ कुक तो जाता है साथ में। जैसे मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मेरी 4 चीज़ें मेरे साथ जाती हैं हमेशा। मेरी हल्दी, मेरा नमक, मेरा देसी घी, मेरा गुड़, जैगरी। और मैं बहुत मीठा खाता हूँ। मीठा बहुत खाना चाहिए। मीठा खाने से स्किन क्वालिटी मजबूत होती है। मीठा खाने से हमारी ताकत आती है और मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो कमाल का रहता है। अब ढेर सारे प्रवचन देंगे भाई, कई एक्टर बोलेंगे मैंने मीठा नहीं खाया, 25 साल से मैंने गेहूँ नहीं खाया, और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं भैया। अब खुद बताओ कि जो भारत है ना, भारत हिंदुस्तान एक आम इंसान का देश है। मीठा खाओ, जैगरी खाओ, मिश्री खाओ, खांड खाओ, देसी खांड, अच्छा वो गुड़ से बनी शक्कर खाओ, तो वो खाने से आप कंप्लीट हो करते हो। मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं रहता जहाँ पे मैं मीठा नहीं खाता। मैं कभी हलवा खाता हूँ, कभी चूरमा खाता हूँ, देसी घी से बना हुआ, देसी घी का हलवा, आटे वाला, सूजी वाला, मैदे वो मतलब उस वाला, बेसन वाला, तो ये सब खाता हूँ। और दूध पीता हूँ, दूध, घी। तो क्या है कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबको कह रहा हूँ, देखिए जो भारतीय आहार है ना, उसमें बहुत ताकत है। अब ये तो मजबूरी थी। जैसे अब क्या है कि बाहर विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ होता नहीं हो, तो वो ये फ्रोजन फूड तो रखते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, बर्फ़ गिरती है, कुछ है नहीं, वो सारा सामान ले आते हैं, फ्रीज में घुसा देते हैं, फिर धीरे धीरे उबाले खाते हैं। अब हमने उनकी आदत पकड़ ली है। मांस वो खाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं। हमारे पास तो कितना दूध है, जूस है, कितनी सब्जियां हैं, कितने फल हैं, वो करते हैं। तो क्या है कि हमने सारी चीज़ उनके वो कर ली है। अंग्रेज चले गए, वो चाय कॉफ़ी ये सब पीते थे, हमने वो पकड़ लिया है। वो अंग्रेज 2 पैग वाइन के मारते थे, तो हमारे वालों ने क्या कि पकड़ के कोई हाथ की निकाली पिएगा, कोई दूसरी पिएगा, कोई तीसरी पिएगा। मतलब क्या है कि
जो हमारी चीज़ है ना ओरिजिनल, वो हमारी चीज़ को पकड़ रहे हैं और हम उनकी चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो जो भी ये कहता है कि दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना, वो सब क्या है कि वो एक गलत एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। पहले जब एक ये जो रिफाइंड ऑयल जब आया ना मार्केट में, तो सब कहते थे देसी घी खराब है, देसी खराब, देसी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये सब होता है। तो देसी घी एक ऐसा चीज़ है कि सूखी लकड़ी पे डाल दो आप, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 20 दिन में वो लकड़ी लाल हो जाएगी। लाल हो जाएगी? लाल हो जाएगी, मतलब कलर में उसमें शाइन आ जाएगा सब कुछ। तो ये जो दूध है, घी है, स्रोत अच्छा कर लो उसका। दूध को गर्म करके ठंडा करके पीने से थोड़ा हल्दी डाल दो, शुद्ध आ जाती है। जैसे पानी कितना ही ख़राब हुआ, मैंने कई शो किए, रियलिटी शो, वन ऑफ द बड़े बड़े, जहाँ पे समुद्र के बीच में रहा हूँ, कुछ था नहीं, तो समुद्र के पानी को गर्म करके पी लेते थे, मतलब ठंडा करके, तो भी मैंने पिया है। तो ऐसे ही पानी होता है, उसको हम गर्म करके थोड़ा सा करते, शुद्ध आ जाती है। मैं कई देखता हूँ उनके हाथ पैर ककड़ी जैसे हैं, वो बैठ के बोलते कि जी मैंने ये नहीं किया। कई एक्टर बोलते कि मैंने 25 साल से मीठा नहीं खाया, मैंने अनाज टच नहीं किया, मैंने टच नहीं किया। कहाँ के भारत केसरी भैया। मैं इस एज में अभी MMA मैंने टर्न किया रेसलिंग से, और मैं इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से MMA टर्न किया, और इस एज में MMA करने वाला वर्ल्ड का पहला इंसान हूँ, क्योंकि 20 साल के यंग बच्चों का स्पोर्ट्स होता है, हम 40 से ऊपर कर रहे हैं। तो क्या है कि सारी चीज़ है ना, जिंदगी को अहम और वहम में मत जियो, जो दिल करे वो खाओ। यही तो उम्र खाने पीने की, बाद में सूप पीना है, सूप पीना है, बाकी चीज़ करनी है। बहुत से प्रवचन देना, देख बड़ा आसान काम है, प्रैक्टिकल समझाओ ना। हिंदुस्तान में 60% लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट खाना मुश्किल से नसीब होता है। सही कह रहे हो आप। और फिर एक तबका ऐसा है जो हम मध्यम वर्गीय हैं, कोई लोअर मीडियम क्लास है, उसके पास वो कहाँ से मल्टीविटामिन खाएगा, वो कहाँ से प्रोटीन खाएगा, वो कहाँ से वो चीज़ें खाएगा। तो ये सब वहम बना रखा है कि भैया आपने देख दो रोटी खाई, थोड़ी दाल खाई, या आपने चावल लिए, दाल ली, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन मिल गया, आपको सब कुछ हो गया बॉडी के लिए। फूड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया एक्चुअली मार्केटिंग वालों ने। देखो, वो अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर बिकेगा कैसे। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, अब हमारा देश बहुत पैसा खर्च कर रहा है स्किल डेवलपमेंट पे। स्किल डेवलपमेंट की जगह अगर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करे ना, तो वो पैसा सही सार्थक होगा। मुझे PM साहब से मिलने आपकी बार मौका मिलेगा तो मैं बात उनको बोलूँगा, क्योंकि कैरेक्टर के बिना कुछ नहीं होगा। अगर एक डॉक्टर है, स्किलफुल है, अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं है ना, तो वो पता है क्या, उसको एक आदमी है जो बेचारा, जो पहले ही हेल्थ से तो पेशेंट है, जो हेल्थ तो उसकी डाउन है, उसको फाइनेंशियली मारेगा। एक वकील है, अगर वकील है, स्किलफुल है, कोई केस 5 ही रिंग में ख़त्म हो जाता है, वो 500 लेके आएगा। एक जज है, स्किलफुल है, अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं है ना, स्ट्रोंग नहीं, तो क्या करेगा वो न्याय नहीं करेगा, वो फैसला देगा। ऐसे एक IAS IPS IRS है, स्किलफुल तो है, बन गया, वो टेस्ट दे, कैरेक्टर नहीं है ना, तो गुंडा बने खुद आ जाएगा, खुद आपसे कर वसूलेगा, खुद आपसे सारी चीज़ें वो करेगा। तो क्या है कि कैरेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। चरित्र से नेशन बनता है। कोई कंपनी आपकी, आप कंपनी कर रहे हो, कंपनी, घर, देश बगैर कैरेक्टर के चल नहीं सकती। अगर आपने कंपनी में बैठ के सारे सोचेंगे भाई चलो ये सामान उठा लिया, वो कर लिया, ऐसे ही काम करना है, तो फिर वो सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो देश प्रेम सबसे पहले ज़रूरी है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। और आप ये कह रहे हो ना कि आप सेटल हो गए, तो मैं क्यों हंस रहा था। जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट होता है, उसमें जेब नहीं होती, और आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें जेब नहीं होती। भाग हम सब रहे हैं, पहुंचना कहीं नहीं है अभिषेक जी। इसलिए हर पल को एंजॉय करो। जो ये प्रेजेंट है ना, यही जिंदगी है। जिंदगी फ्यूचर भी नहीं है, जिंदगी पास भी नहीं है। जो मैं आपके साथ बैठा हूं, ये जिंदगी है। एक पल आगे जिंदगी नहीं है, वो पता नहीं क्या है, क्या नहीं होना है। तो इसलिए उसको एंजॉय करो, और कुछ है नहीं ज़्यादा। आजकल मैं ढेर सारे इंसानों से मिलने का मौका मिलता है। मैं कभी किसी क्लास में 2nd डिवीज़न पास नहीं हुआ, कभी 40% नंबर नहीं आए, मगर आजकल मैं IIT IIM जाता हूँ, हार्वर्ड भी जाता हूँ, बाहर बहुत जाता हूँ, वहाँ पे लेक्चर देता हूँ। मैं IAS IPS IRS ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ भी जाता हूँ, उनको भी सिखाता हूँ कि भाई आप ऐसे फिट रहो, ऐसे एथिकली देश चलाओ, बाकी चीज़ें करो। तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है ना, जो पढ़ाई है, वो मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आई। जो मैं स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, मैं कभी ज़िंदगी में काम नहीं आया।
एक पानी का फॉर्मूला है H2O, प्यास लगी H2O लिखने से प्यास बुझ जाएगी, वो थीटा लगाओ वो लगाओ, कभी नहीं आया। जिंदगी में आपका अनुभव काम आता। हमारी शिक्षा पद्धति मैकोले आया था, मैकोले जो जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उसने देखा यार गुलामी से पहले कि यार ये भारत को गुलाम किया नहीं जा सकता, इनकी शिक्षा पद्धति इतनी स्ट्रॉन्ग, गुरुकुल है, सारी चीज़ें गुरुकुल में पढ़ा हूँ मैं। तो पहले उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति तोड़ी। अब स्कूल में क्या है, आपको कॉपी मिल जाएगी, यूनिफॉर्म मिल जाएगी, पानी बोतल मिल जाएगी, किताब मिल जाएगी, पढ़ाई के लिए ट्यूशन बाहर लगवा लो। प्राइवेट स्कूल तो वही, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े जिसमें 1 रुपया या कुछ फीस लगती थी। तो क्या है कि हमारी शिक्षा पद्धति से, मैं कह रहा हूँ पढ़ना लिखना अच्छी बात है भैया, इंग्लिश बोल लो, ये सारी चीज़ कर लो, मगर मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों में पढ़ाना चाहिए आजकल बच्चों को कि भाई हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज़, हाउ टू लिव लाइफ। मैं यही सिखाता हूँ सबको, हाउ टू लिव लाइफ। पर आजकल बहुत लोग कर रहे हैं ना, मतलब आजकल एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बदल रहा है या फिर नहीं बदल रहा है आपके मायने में? वो इतना बदल रहा है कि आम इंसान अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। पैसे वाइज ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। बस हम कमर्शियल हो गए। आजकल जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो छोटे से, उसमें कहेंगे जी ये एमिनिटीज़ हैं, ये यहाँ है, वे वहाँ हैं। यानी ज़िंदगी जीने के लिए है ना IQ की ज़रूरत नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ज़िंदगी जीने के लिए EQ की ज़रूरत होती है, इमोशनल क्वेश्चन। राइट, वो ख़त्म हो रहा है आजकल। आप किसी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाओ, मैं कई, मेरा क्रिकेटर मेरा दोस्त है, नाम लूँगा नहीं, गुड़गांव गया, वो ये मेरा स्विमिंग पूल, ये मेरी सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ बैठा हुआ। मैंने कहा पहले तो मैं सोचता था कि भाई थोड़ा ठीक है, अब तू अपना सारा मतलब सब कुछ अपना करियर वो कर लिया है। यानी जब तक आप आम इंसान से मिलोगे नहीं, उसके टच में नहीं आओगे। देखो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती क्या है, यही तो है ना कि हम इतने इंसान हैं। राइट, इमोशनली अटैचमेंट। बाहर के अंग्रेजों उधर चले जाओ कहीं पे भी, उनको पता ही नहीं क्या पढ़ा है क्या कुछ है। वो संडे को मिलते हैं, भैया ये मेरे फादर है, वो मेरी मदर है, वो दूसरा फादर है, उसकी मदर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बिल्कुल। तो वो सब ऐसे मिलते हैं जैसे वो एनिमल्स नहीं होते हैं, दे लिव लाइक दैट। हमारे वाले सोचेंगे भैया वो तो कमाल के रह रहे हैं, कमाल क्या कर रहे हैं, वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हम उनको कॉपी कर रहे हैं। तो हम तरक्की तो कर रहे हैं, मगर टेक्नोलॉजी क्या है कि मुझे लगता है कि हमें बहुत पीछे लेके जा रही है। पहले हम अंगूठा लगाते थे, फिर हम पढ़ना लिखना सीखे, भैया कोई समझदार आ गए, आप जैसे आगे, दूसरे आगे, तीसरे आगे, कंपनी खोली, सब कुछ किया। आजकल फिर अंगूठे पे आ गए। टेक्नोलॉजी कहाँ ले आई है। पहले 5 चीज़ें होती थी जिनको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता था: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आजकल 5 और हो गई हैं, 10 हो गई हैं। फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप। तो भाई इन 10 को कैसे अवॉइड करें, कैसे बचे? पहले 5 ही मुश्किल हो रही थी, आज 10 हो गई हैं, और हम उल्लू की तरह बैठे रहते हैं, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी कैसी रही? मतलब आप शायद, मेरे को लगता है बचपन में मतलब खेल कूदे होंगे दोस्तों के साथ में। फेसबुक वाला ज़माना तो आपका था नहीं। मेरे पास तो फ़ोन भी तब आया था, एक फ़ोन होते थे MTNL के, जब मैं 25-26 साल का था। उससे पहले फ़ोन भी नहीं थे। बचपन में काफ़ी बीमार रहा, रूमेटिक अर्थराइटिस था मुझे। देखो मेरे पैर की उंगली आज भी टेढ़ी हैं उसी कारण पे। डॉक्टर कहते थे बीमारी 99.9% ठीक ही नहीं हो सकती। मैं चल नहीं सकता था। जो मेरी लाइफ का रिजेक्शन था वही मोटिवेशन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, और रेसलर बना। बोल नहीं सकता था, स्पीकर बना। बहुत शाय था, टीवी पे आया। अब ये सारी चीज़ मैं वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन था। तो मैं उस फैमिली से आया हूँ कि हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, और हरियाणा में है ना कुश्ती बहुत फेमस है। तो क्या है कि वहाँ पे एक रेसलर की, एक पहलवान की इतनी इज्जत होती है कि कोई क्रिकेट या कुछ भी हो, आज भी मतलब उतनी वो चीज़ नहीं है। और मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देख ली कि जहाँ पे दंगल, पहलवान थोड़ा दूध मिल रहा, घी मिल रहा, पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं पहलवान होता। अब देखो क्रिकेट का बैट आता था 30 रुपये का, 35 रुपये, इतने पैसे होते नहीं थे। टेनिस वेनिस तो आज भी नहीं है हमारे उधर। बैडमिंटन भी तब था नहीं, अब आजकल इक्का दुक्का खेल रहे हैं। तो 2 स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, कुश्ती या फिर थोड़ा बहुत कबड्डी, बाकी कोई स्पोर्ट्स इतना था नहीं। तो कुश्ती हमने स्टार्ट किया था शरीर अच्छा हो जाए, या थोड़ी सी रिस्पेक्ट के लिए, उस सब के लिए। तो वो वहाँ का था, और मैं तो फिजिकल इतना सही नहीं था, और सब हंसी करते थे।
तो मेरी ज़िंदगी का एक उसूल रहा है कि जो मेरे यहाँ से आवाज़ आती है ना, मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि भाई दुनिया ये कह रही है, मान लो हमारी आबादी 140 करोड़, 139 करोड़, 99,99,999 कहेंगे ना, ये चीज़ नहीं हो सकती, और यहाँ से थोड़ा सा आ गया ना कि हो सकती, तो मैं उस चीज़ को बड़ा फॉलो करता हूँ। मतलब मन के हारे हार मन के जीते जीत वाला कॉन्सेप्ट। जी, पिछले 30-35 साल से आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, मगर ना मैं उनकी मानता, ना सुनता, ना उनको जानता। मैं नेचर के थ्रू काम करता हूँ, कुछ बीमारी हो जाती है नेचुरल ठीक कर लेता हूँ। मैं ना कोई गोली, ना कोई दवाई, ना कोई टैबलेट खाता, और ढेर सारी एक्सरसाइज करता हूँ, जो अपने हिसाब से हो जाए वो चीज़ें करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने घर वाले ले गए थे कि भाई ये बीमारी 99.9% ठीक नहीं होगी और ये 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब अर्थराइटिस ब्लैक उससे आती है। रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है, 30 तरीके का होता है। तो मुझे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उंगली, फिर मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। तो डिस्कवरी ने मेरी स्टोरी फीचर की थी, जहाँ पे ऋतिक रोशन मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे। तो मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं उस पर आ गया था, वो स्ट्रो पे, क्योंकि ये हड्डियाँ वो मतलब आप हिला नहीं पा रहे थे। तो नेचुरल उससे मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, बाकी चीज़ें, मैं कहता हूँ कि देखो हर चीज़ काम करती है, मगर नेचर इज फ्यूचर। जो नेचर है ना, वो बहुत कमाल की चीज़ है। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, ज़्यादा समझदार होता, तो मैं आज खड़ा नहीं हो पाता। मैं नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना खराब है, मगर क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें घुसोगे ना तो आप खुश नहीं रह पाओगे। एब्सोल्युटली राइट। तो ज़िंदगी में पढ़ना लिखना ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ वी मैच्योर विद डैमेज नोट एज, उसके साथ साथ सही समझदार होना भी ज़रूरी है। और हम ठोकर खा कर ठाकुर बनते, वैसे बनते। जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था ना 6 महीने जिंदा रहेगा, डॉक्टर तो चला गया बहुत कई साल पहले, हम तो आज भी यही हैं। एक बात बहुत प्यारी इसी के अंदर आपने बोला ना कि ज़्यादा समझदार बनता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ये वाला। एक गांव वाले को और एक शहर वाले को बस में बिठाओ, जो पढ़ा लिखा शहर का नया बच्चा, उसको बिठाओ और एक गांव वाले को बिठाओ, तो वो गांव वाला शायद तो सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, पर वो जो शहर वाला बच्चा है, जिसको क्वेश्चन पूछने की समझ नहीं है, जो बात नहीं कर पाता, वो गलत डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। क्योंकि वो जो बंदा है ना, जिसको नहीं पता है, वो 50 बार पूछेगा, सर ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अपने पास वाले से पूछेगा, ये वटे जावा न जावा है, होता नहीं होता, कहाँ जाएगा, कितनी बजे पहुँचेगा। तो वो सही डेस्टिनेशन पहुँच जाता है पूछ के चीज़ों को। अब आपसे मेरा एक सवाल है, देखो इंटरनेशनल रेसलर हो गए, MMA फाइटर हो गए, और आपको इतने सारे अवार्ड भी मिल गए, आप हेल्थ एक्सपर्ट भी बन गए, सब कुछ हो गया, और इतने सारे टाइटल हासिल करने के बाद आप रुक नहीं रहे हो, क्यों? ये तो भैया किताबी आंकड़ा है, कागजी आंकड़ा है। हाँ। हम तो जीरो पे खड़े हैं, कुछ है नहीं। एक पहले गांव में एक साइकिल किराए पे मिलता था, 50 पैसे में 30 मिनट के लिए मिलता था, और वो 50 पैसे मेरे पास होते नहीं थे, तो कोई दोस्त उस साइकिल किराए पे ले लेता था। तो साइकिल के जब 1-2 मिनट रह जाती थी ना, तो वो हमें मिल जाता था। 2-4 मिनट रह गई तो, क्योंकि वो दोस्त होते थे, तो उस साइकिल पे बैठ के लगता था दुनिया अपनी है। आज भी मैं उस बच्चे को जिंदा रखता हूँ कि भैया अगर वो बच्चा मर गया ना, तो यहाँ पे आना जाना रहना वो करना सब वो कुछ होगा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिटी है। जो अपने लिए जीते हैं ना, वो अपने साथ ही सब कुछ समेट ले जाते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं कि भाई पढ़ने लायक, लिखने लायक या याद करने लायक कुछ हो जाए। तो अभी जो मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ ना, मैं जीतने हारने के लिए नहीं कर रहा, मैं उन सब बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनकी आंखों में खेल का सपना है। जब मैं 40-45 में कर सकता हूँ, तो 20s में क्यों नहीं कर सकते, 30s में क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा हर मैच, हर चीज़ उनके लिए होता है। इसमें आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल बहुत IT टीम है। जैसे आप तो सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हैं, उसमें से कई ऐसे होते हैं कि वो आजकल मैंने सुना है कि वो कमेंट्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, कोई कुछ करता कोई कुछ करता। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो बच्चे वहाँ से निकल के कम से कम मैदान पे आ जाएं, खेलने आ जाएं। अब मैं बहुत दुखी होता हूँ इन सब बच्चों के लिए। बचपन तो हमने जिया है, क्या होता था कि मिट्टी में खेलते थे। अब कई दिन पहले ही बात बता रहा हूँ, ये पास में एक पार्क है, तो जब मैं मुंबई रहता हूँ तो मेरी आदत क्या है कि मैं 3 टाइम वर्कआउट करता हूँ। मॉर्निंग उठता हूँ मैं 5:30 बजे,
तो 6:30 पौने 7 बजे मेरे एक छोटा सा पेंट हाउस है, टेरिस पे आ जाता हूँ, 1000 सिटअप्स मारता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो वो मेरा एक चंक हो गया वर्कआउट का। 8 बजे 8 बजे वर्कआउट ख़त्म कर देता हूँ, नहा के सूर्य देवता को जल दे के, फिर एक मंदिर मेरे साथ में, मंदिर में आता हूँ, फिर मैं 1 से 1.5 घंटा खेलता हूँ। उसमें एक केला खा लिया, एक सेब खा लिया, ये सब कर लिया। फिर उसके बाद 1 घंटा है जिम्नास्टिक करता हूँ, या फिर मेरे टावर में आके हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग करता हूँ। ये ऑफ सीजन मतलब नॉर्मली वो है। तो मैं पार्क में आ गया एक दिन, तो पार्क में आ गया तो मैंने देखा कि एक 3 साल का बच्चा होगा, एक लेडी आई एक बड़ी सी गाड़ी से, उसने उस बच्चे का वो ऊपर से टी शर्ट निकाली, उसमें छोड़ दिया मिट्टी में। मैं सारी चीज़ देख रहा, मैंने कहा ये क्यों? बोला मिट्टी। बोली भाई साहब क्या करें कि डॉक्टर ने बोला कि इसमें अर्थ की कमी हो गई है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं। बोले डॉक्टर ने बोला कि अर्थ की कमी हो गई है, और ये हमने सब ने मिलके ये इस पार्क में मिट्टी गिरवाई है। और वो मिट्टी भी सही नहीं थी, मिट्टी भी मतलब डिफरेंट तरीके वाली थी जो इतना फ़ायदा देगी नहीं। तो मैं देख रहा था यार कि इनकी, हम तो 12-13 साल तक तो हम ऐसे ही घूमते रहते थे, कुछ पहनना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। और जब हमें कोई बहुत विशेष स्नान करना होता था, एक खाकी साबुन आता था तालाब में, कुएं में, शायद आप सब ने नहाया होगा अगर उधर से, तो हम ऐसे जाते थे। तो अब इन बच्चों का बचपन क्या है कि वो उस पार्क में, अब जैसे मैं जिस टावर में रहता हूँ, बड़ा टावर है, तो मेरी गाड़ी खड़ी होती है उधर, चाहे अब आजकल देखो टाइम देखो, या तो उस सोचते थे अब गाड़ी खड़ी रहती है 5-5 साल में 2-3 हज़ार किलोमीटर चल पाती, क्योंकि मैं रहता ही नहीं यहाँ पे। तो वो पायल जी हैं दूसरे, वो बोलते हैं कि देखो भैया ये तो स्क्रैच पड़ रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, ये सब हो रहा है, सब हो रहा है, बच्चों की बॉल लग रही है, कोई उसको, वो छोटे बच्चे होते हैं, कोई वो लकीर खींच देता है, कोई कुछ कर देता है। तो मैं उन बच्चों पे वो नहीं होता, मैं सोचता हूँ यार ये बेचारे कहाँ खेलेंगे, कहाँ सारी चीज़ें करेंगे, गाड़ी तो फिर भी ठीक हो जाएगी, बाकी चीज़ फिर भी ठीक हो जाएंगी, ये क्या करेंगे? तो मेरा ये दुनिया वैसी है जैसी आपकी मनोस्थिति से आप जिसे आप देखते हो। तो मुझे सबसे बहुत प्रेम है, मैं किसी को गलत दिखता ही नहीं, मुझे सारे संत दिखते हैं, तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ। तो भैया रुकने का तो क्या है, मुझे तो लगा है कि मैं अभी स्टार्ट हुआ हूँ, मतलब कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर दिन अपना दिन 0 से स्टार्ट करता हूँ। अब कई चीज़ें ऐसी थी जिस पे मैंने बहुत मेहनत की और वो चीज़ नहीं हुई, तो मैं सक्सेस और डिफीट को वो नहीं करता, सफलता असफलता मेरे लिए मायने नहीं रखती। आई इंजॉय प्रोसेस, आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई इंजॉय प्रोसेस। सफलता असफलता कुछ है ही नहीं, सीखना है, और कहते हैं ना कि सीखना बन तो जीतना बन। तो मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या जा रहा है। पहले टाइम होता था कि भाई ये अखबार, आजकल मैं कोई अवार्ड फंक्शन, कोई दूसरा, कोई तीसरा, मैं बहुत कम जाता हूँ, ना के बराबर बाहर निकलता हूँ। सिर्फ काम होता है उसी के, उससे बाहर निकलता हूँ, और जो चीज़ मैं खुद कंज्यूम करता हूँ उसी को प्रमोट करता हूँ, या बाकी चीज़ें, मतलब लाइफ का वही है। अभी आपने बच्चों की बात करी ना, मतलब मेरे को भी बचपन याद आ गया अभी बात करते करते। ऐसे छोटे थे जब 40-40 लोग मोहल्ले में एक साथ खेल रहे हैं। आज 40 के 1-2 बच्चे भी 15 मिनट के लिए साथ में नहीं खेल सकते, बात तक नहीं कर सकते, लड़ाई करने लग जाते हैं कि अरे यार, उसकी मम्मी आ जाती है, सामने वाले की मम्मी आ जाती है, बोले तुमने मेरे बच्चे को कैसे बोल दिया, इसने कैसे बोल दिया। और पहले 40 बच्चे एक साथ पता नहीं कैसे बड़े हो गए, सबके सब, कोई आइडिया नहीं लगता। देखो अभिषेक जी क्या था, इजीली गांव में मज़ा आया था। हम वहाँ से आए, घर वाले पीटते थे, फिर पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, टीचर, चाहे वो मैम हैं, सर हैं जो आजकल बोलते हैं, और फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि वो स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है। घर वाले खुश होते थे किसी ने पीटा ना, कि भाई सही बात है, सीधा होगा। फिर अखाड़े में जाते थे, जो महाराज जी थे वो बहुत पीटते थे, तो हमें कुछ नहीं पता। तो आजकल के बच्चों को देख रहा हूँ, कल एक मुझे मिल गया, एक बड़ा नाम है, नाम लूँगा तो वो बुरा मान जाएगा, मेरा दोस्त है, बहुत नेशनल फिगर है, पता क्या बोला यार मेरे कुत्ते को डिप्रेशन हो गया है। मैं सोचा कि यार 2 चपेट मार दो, तो क्या समझ रहे मेरी बात। अब बताओ ऐसे भाषा मिलते हैं, बोले मेरे कुत्ते को डिप्रेशन हो गया यार। तो मैं बैठा सोच रहा, देख रहा कि भाई अब बताओ क्या करूं मैं इनका, इन महानुभावों का, और वो देश में मतलब उनको सब जानते हैं। तो मैं उसको बोला यार बात तो सही है। अब उसको मैंने 1-2 बात बोली जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो क्या है कि आजकल ऐसे आ जाते कि, तो क्या है कि हमने ये सारी चीज़ें, सारे भ्रमजाल खुद बना रखे हैं। मॉडर्न होने चक्कर में है ना, हम ढेर सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं,
और जो वो नुकसानदायक है। एक बार मेरा रिजल्ट आ रहा था कोई किसी क्लास का, मेरे फादर साहब जा रहे थे कई बार, मैं पूछा रहे रिजल्ट कब आएगा, मैंने कल आएगा, इधर आ। उसने निकाल के चप्पल 2-3 मारी मुझे। और दूसरा तो बोला क्यों मार रहे हैं, बोला कल इसका रिजल्ट है, कल मैं हूँ नहीं यहाँ पे। तो समझ रहे हो, तो हम उस थॉट प्रोसेस से पड़े हुए हैं। तो अब ये बात करते हैं कि भैया क्या होता था कि भाई सिर्फ पास हो जाओ, 33% आ जाओ तो ऐसा लगता है ज़िंदगी जीत ली। और एक बार मैं फेल हो गया और मैंने किसी दूसरे रोल नंबर देख के लिख दिया। एक दोस्त ने सलाह दी कि भाई आज तो घर में ज़्यादा पिटाई होगी, किसी दूसरा दे दो। और दिक्कत क्या थी कि दूसरा उस टाइम पे 60% नंबर आना तो मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा, पता नहीं आजकल सारे बच्चों को, वो मेरे नेफ्यूज़ ने सब कहते 90-95%। मैं तो हैरान हूँ कि भाई हमारी पढ़ाई ख़राब थी, हम बहुत ख़राब थे। आजकल देख रहा हूँ तो क्योंकि 33 नहीं आते थे। तो उसने लिख दिया और 2 दिन बाद पता चला कि भाई इसके तो इतने नंबर है, ये तो नंबर ला नहीं सकता इतने। फिर घर में मतलब क्या था कि वो जितने चाचा थे वो सब थे, फिर थोड़ी ज़्यादा धुलाई हुई थी उस दिन के मुकाबले। तो क्या होता था कि वो ठीक था, वो अपनापन था, प्यार था। जब मैं कह रहा हूँ आज भी आप शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। आज कहते हैं बच्चे को मत मारो, ये सब करो। आज भी अगर आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं ना, तो आप कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते, तनाव में आ ही नहीं सकते 100%। क्योंकि इतने परिवार में रहेंगे। मैंने बहुत सीखा है, मेरे दादाजी से बहुत सीखा है, मैंने बुजुर्गों से बहुत सीखा है। तो देखता हूँ जो वैल्यूज़ है ना वो काम करती हैं। और कोई भी पद होता है ना, पद आप चाहे मान लो आप एक कंपनी में CEO बन गए, आप फाउंडर बन गए, आप IAS IPS बन गए, IRS बन गए, या कोई नेता बन गए, मंत्री बन गए, पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है। इज्जत कमाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो वो काबिल आप कब बनोगे, जब आप इस पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में, पूरे उसमें आप उसे फाइट करोगे। मतलब एक इन द सेंस हर चीज़ फेस करने के लिए तैयार रहोगे कि कुछ होना तो भैया होता रहेगा। हम जहाँ से आए ना, हमें तो यहाँ पे तो पता है क्या है कि आजकल जो जेनजी उठेंगे, ढेर सारे बड़े भी जेनजी भी सब मिलके बराबर ही हो गए। टाइम पे अखबार नहीं मिला, टाइम पे चाय नहीं मिली, टाइम पे उनको वो नहीं मिला, तो उनके लिए दुनिया हिल गई। अब उन्हें कैसे समझाऊंगे भैया, बॉर्डर पे जवान भी हैं जो बेचारे बर्फ़ में -20 -30 डिग्री टेम्परेचर में +50 डिग्री टेम्परेचर में बेचारे खड़े रहते हैं, पेट में खाना नहीं होता, काफ़ी चीज़ें नहीं होती। एक मजदूर है, बहुत मेहनत करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो दिन देखे हैं कि मैं 102 बुखार में 50 रुपये के लिए कुश्ती लड़ता था, सुबह खाना नहीं होता था, तो 10-20 किलोमीटर पैदल जाते थे, बस का किराया नहीं होता था। तो आज जब आप जाते हो, सारी चीज़ अनुभव वही आप करेगा। आज मैं अब फ्लाइट में बैठते, पहले फ्लाइट ऐसी जाती थी, उसको देखते नीचे से क्या है। अब आप अमेरिका जाओ, आप कहीं जाओ, आप दूसरे उसमें जाओ, तो मैं आज भी सोचता हूँ, जब मैं अब बिजनेस क्लास ट्रैवल करूँ, कहीं भी ट्रैवल करूँ, तो बैठ के सोचता हूँ कि भाई हम जा सकते तो मैं आज भी जा सकता हूँ, आज भी वो कर सकता हूँ। तो क्या है कि ज़िंदगी में आप कहीं भी जाओ, अगर आप अपना जो आपकी फाउंडेशन है ना, रूट अगर वो भूल गए ना, फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी में परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख के अच्छा इंसान नहीं बनता। अच्छा इंसान बनने के लिए आपकी परवरिश, आपका संस्कार ही बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। आपने बोला ना कि आपको पहले ही मार पड़ गई एक बार, तो मैं भी 5th क्लास में था और मैं फेल हो गया था उस टाइम पे। मुझे पता है कि मैं फेल हो गया, तो मैंने कहा कुटाई तो होगी बहुत ज़ोरदार, क्या करा जाए। तो किसी ने बोला एक काम करो ना, तू बास्केटबॉल खेलने चल। मैंने कहा बास्केटबॉल खेलूँगा तो पापा को ऐसा लगेगा ये स्पोर्ट्स में इसलिए इसके कम नंबर आए। तो मैंने उस दिन बास्केटबॉल खेलना, मतलब उस दिन मैंने बास्केटबॉल खेलना चालू कर दिया। उसी दिन मतलब अगले दिन मेरे पापा ने मेरे को बुलाया, बोला कि क्या है कैसे है। मैंने बोला पापा बास्केटबॉल की स्कूल में पढ़ाई होती, मतलब खेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खेलने लग गया हूँ, तो मेरे इसलिए मार्क्स कम आए। तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है, तो आप बास्केटबॉल तो खेलेगा, कंटिन्यू करेगा। मैंने बोला हाँ कंटिन्यू करूँगा। फिर उसके बाद मैं नेशनल तक गया बास्केटबॉल में। पढ़ाई में कमज़ोर रहा, बट नेशनल में बास्केटबॉल खेला स्कूल की तरफ से आराम से। तो वो दिन है, मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा यार अगर कुछ ठान लिया तो आप करते ही रहो उसको कंटिन्यू। और आप थोड़ी सी और मेहनत करते तो आप इंडिया भी रिप्रेजेंट करते शायद। मगर वो नेशनल तक आप गए ना, वो 100 साल आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्दी रखेंगे। राइट। FD हो गया। अच्छा एक बात करते हैं संग्राम जी, छोटी सी बात है बट आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे क्रिकेट को तो ना एक नया धर्म है अपने इंडिया में। अगर आप, मैं मैच देखता नहीं हूँ वैसे, ठीक है, मैं कभी नहीं देखता हूँ, बट कभी मैं देखना, जैसे कभी जियो पे आता है तो देखता हूँ 50 करोड़ लोग एक साथ बैठ के मैच देख रहे हैं, कम से कम भी 15 घंटे तक मैच देख रहे हैं।
यही दूसरी अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ, कुश्ती की बात कर ले अपन, बैडमिंटन की बात कर ले, तीर कमान की बात कर ले, शूटिंग की बात कर ले, तो ये सारे जितने भी स्पोर्ट्स है इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। और बहुत लोग तो शायद अपने मेडल बेच बेच के पानी पूरी की दुकान खोल के कमा खा रहे हैं। अब आपने तो ये सब ओवरकम कर लिया, आप एक दूसरे फील्ड में आ गए, आप मीडिया फील्ड में भी आ गए, आप बोल पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो आज। बट जो नहीं कर पा रहे वो, देखिए अभिषेक जी, अब बदलाव आ गया, चेंज आ गया है। सही में बदलाव आया है नहीं आया है? अब पता बदलाव क्यों है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तक की न्यूज़ में था, गुकेश जी ने बात कही, अगर आप अमीर नहीं हो तो आप खेल में मत आइएगा। अब मैं आपको बताऊं, गुकेश जी ने जो बोला मुझे पता नहीं, गुकेश जी कौन है, उन्होंने क्या बोला। हुनर है ना, हुनर, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। और जो टैलेंट होता है ना, ये पैसे वाले घर में कभी जन्म रेयर लेता है। आज तक भारत में हिस्ट्री उठा के देख लो, सिर्फ पैसे वाला एक खिलाड़ी मेडल जीत पाया है, वो भी सिर्फ शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा। बाकी सब हम वहाँ से आते हैं जिनको रोजी रोटी खाने के लाले पड़े रहते हैं। अगर पैसे से खिलाड़ी बनता ना, तो भैया ये जितने उद्योगपति इन सबके बेटे ओलंपिक मेडल जीत रहे होते, सारे कर रहे होते। प्रतिभा हमेशा, प्रतिभा कभी सुविधाओं में नहीं होती। एक पेड़ है, 2 पेड़ लेके आइए अभिषेक जी, एक पेड़ को आप घर पे लगा दीजिए अंदर, एक पेड़ को बाहर लगा दीजिए, अंदर खूब उसमें पानी डालिए, खाद डालिए, सारी चीज़ डालिए, वो जो पेड़ है ना वो पेड़ ही रहेगा। बाहर वाला उसको पशु तोड़ेगा, उसको बच्चे तोड़ेंगे, उसको ये नेचर तोड़ेगा, उसको सब कुछ तोड़ेगा, उसके बाद वो वृक्ष बन जाएगा। तो स्पोर्ट्स का, टैलेंट का, प्रतिभा का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले बहुत दिक्कत हुई है। मिल्खा सिंह, माखन सिंह साहब थे या श्रवण सिंह थे, मैं एक शो लेने वाला था, शो लेके आने वाला था विजेता, जिन्होंने अपनी जीवन यापन के लिए बहुत बुरी स्थिति देखी है। हमने भी बुरी स्थिति देखी है, क्योंकि उस टाइम पे पैसा होता नहीं था, टीम बाहर जाती थी, एक टी शर्ट मिल जाए बहुत बड़ी बात है, हम बाहर नहीं जाते थे क्योंकि भाई कुछ होता नहीं था। कभी फेडरेशन टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है, एक बार बाहर चले गए, ऐसे 100 बार बाहर चले गए। तो अब तो कॉमनवेल्थ पे 3-3 करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तब तो 2-3 लाख रुपए होते थे, कोई मेडल जीत लो, आप साइन कर दिया, गलत साइन हो गया तो फिर आप 1 साल फिर पीछे घूमते रहो। अब तो स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, और खाली क्रिकेट नहीं है, बाकी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि भाई क्रिकेट थोड़ा पुराना है, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, बीसीसीआई ने प्रमोट किया। अगर सरकार के अंडर ये फंस जाता तो इसका हाल भी वही होता जो बाकी स्पोर्ट्स का है। अब मगर सरकार ने पिछले 10-15 साल से स्पोर्ट्स बहुत 10-12 बहुत आगे आ गया है। क्या है कि मगर सही काम करना भी बाकी है। फर्स्ट को सब कुछ मिलता है, काम करना बाकी है। वहाँ से गांव के स्तर पे कि भैया जहाँ पे कोई बच्चा वो करता, अगर मुझे मौका मिला कभी पॉलिसी बनाने का या वहाँ तक पहुँचने का, तो मैं ये काम जरूर बदलाव करूँगा। अभी तक क्या है कि भरते हुए सब भरते हैं, खाली कोई नहीं भरता। खाली को हम भरने लग गए ना, तो हमारे भारत में इतनी प्रतिभा है कि मैं बताऊँ कि सोच ही नहीं सकते। ओलंपिक में तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच पाएंगे। ये सेम फैसिलिटी चलती रही, सब कुछ चलता रहा, तो 2036 ओलंपिक में, 2036 ओलंपिक में हो सकता है कि हम टॉप 10 में हो मेडल टैली में। अब जो 10-12 साल के बच्चे मेडल जीतेंगे, और 2036 इंडिया होस्ट करने के लिए दावा पेश कर रहा है। तो क्या है कि अब स्पोर्ट्स में सुविधाएं बहुत आ गई हैं, पहले काफ़ी वो था। मगर एक स्पोर्ट्स है ना, इंसान, जैसे मैं कोई काम करता हूँ ना, पैसे के लिए नहीं करता हूँ, पैशन के लिए काम करता हूँ। पैसे कमाने हो तो पता है क्या है कि मेरे पास पैसे कमाने का जरिया बड़ा लिमिटेड है। मैं कोल्ड ड्रिंक का प्रचार में नहीं करता, तंबाकू, गुटखा, अच्छा टबैको, गुटखा, टबैको प्रोडक्ट, गुटखा, लिकर, शराब, ये बैटिंग ऐप या रमी सर्कल, ये सर्कल में कोई प्रमोट नहीं करता। क्यों प्रमोट नहीं करता? क्योंकि मैं खुद को कंज्यूम ही नहीं करता। और मेरे अकाउंट में 900 रुपये, तो मैं 2.5 करोड़ रुपये के ऐड छोड़े कोल्ड ड्रिंक इन सब के। तो मैं किसी फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं करता, क्योंकि मुझे दिखे कि भाई ऐसा ये कोई छोटा मोटा रोल नहीं करता। कोई नोटेबल है तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। पहले पता भी नहीं था कि क्या कुछ है। एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने 3 साल दिए, और उस पर साइन कर लिया। श्याम बेनेगल साहब के साथ एक फिल्म करने वाला था, और मैंने साइन कर लिया कि दूसरा काम नहीं करूँगा। यहाँ से मैं वर्सोवा से आजेली जाता था, मैं हर रोज़ बहुत दूर पड़ता है। अपनी सेविंग मैंने सारी कर ली, वो सब कुछ कर दिया। उसकी अनाउंसमेंट आ गई कि इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट पे फिल्म बन रही थी, जादव साहब पे। तो वो सारी चीज़ें हो गई, मगर उसके बावजूद भी वो फिल्म रुक गई। दूसरा आदमी तो डिप्रेशन में जाता है कि भाई अपनी आपने सेविंग खा ली, बाकी चीज़ें कर दी, आप दूसरे कहीं काम नहीं कर पाए। उसकी फिर मैं सोचा यार, एक इतने बड़े आदमी थे, लेजेंड इंसान थे, उनसे हमने सीख लिया, उनसे हमने चीज़ें कर ली, बाकी चीज़ें हो गई। तो क्या कि प्रोसेस का वो करो।
आपको ज़िंदगी में कुछ सही सीखना है ना, तो आप विजेता से बहुत कम सीखेंगे। जो उससे जो हारा है ना, उससे आप ज़्यादा सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ कि पहले बहुत दिक्कत रही हैं, मुश्किलें रही हैं, क्योंकि क्या है कि एक खिलाड़ी बनाने के लिए एक परिवार यहाँ पे अंगूठा रख लेता है, उसके खाने पीने से लेके उसके उससे लेके बड़ा मुश्किल है, मगर आनंद वही है। जब मैं स्पोर्ट्स करता था, मुझे पता है कि डाइट कैसे घर वाले करते थे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई रेसलिंग करता था। मैं तो उसको देख के अखाड़े में इन सब को देख के करने लग गया था, मगर क्या था कि उसकी इंजरी हो गई, फिर मैं जाने लग गया। उसने मुझे सहयोग किया, बाकी परिवार ने सहयोग किया। उसके बाद फिर गांव, फिर बाकी सब आते हैं, क्यों कहते हैं ना कि ये दुनिया है ना, रिजल्ट को सलाम करती है, आपकी मेहनत को, आपके हार्ड वर्क को नहीं देखते हो, सलाम नहीं करते। तो फ़र्क है। मगर एक बात और है, कहते हैं ना कि वो गंजों के पंजे हो गए तो फिर अपना सिर खोद लेंगे। टैलेंट है ना, पैसे वालों के पास बहुत कम होता है। स्पोर्ट्स वाला मतलब रेयर होता है। वो टैलेंट हो जाएगा, भूख, वो जज्बा, वो स्पिरिट, वो सहन शक्ति, वो हार्ड वर्क वाला एटीट्यूड, वो आएगा नहीं। अगर मेरे फादर के पास पैसे हो तो मैं क्या करता, गाड़ी वो करता, डिस्को में जाता और कहीं जाता, कुछ करता। मैं वो इतना पेन क्यों लेता भैया? मैं 3-3 हज़ार डंड मारता था हाथ रख के, मैं 10-10 किलोमीटर रनिंग करता था, आज भी करता हूँ। बाकी इस ढेर सारी चीज़ करता था। मैं हर रोज़ 10 लीटर दूध पीता था, घी खाता था। पहले वेट था मेरा 112-15 kg, फिर 100 kg था, फिर 96 kg में खेलता था। मेरा वेट 85 kg है, 84-85। तो क्या है कि वो चीज़ें सारी होती हैं, उस चीज़ का भी होता है, मगर क्या है कि वो एक आनंद है उस चीज़ का। मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स करना चाहिए। खेल से इंसान ऐसा है कि इंसान बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। खेल से आपका शारीरिक, मानसिक सब विकास होता है। और मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स कराना चाहिए, वो चैंपियन बने या ना बने, कम से कम अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रहेंगे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है या किसी फील्ड में टॉप करता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है, चाहे मेल है फीमेल है, चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, वही चैंपियन है। तो जिसने ही बोला कि भाई पैसे नहीं तो स्पोर्ट्स मत करो, तो फिर स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा। इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा। स्पोर्ट्स सारे वही खेलते हैं। अब खुद बताओ ना, अब आर्मी में है, अगर कोई कहेगा जिसके पास पैसा कोई आर्मी में जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। तो एक संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ता है। अब आत्मनिर्भर तो हम पहले थे, अब सुविधा तो हमें तो बिखेर दिया है। आत्मनिर्भर पहले क्यों थे? किसान को देवता क्यों बोलते हैं? देवता होता देने वाला। देवता देने वाला कौन होता है? जैसे मान लो कि ये सूर्य है, हवा है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये सब देवता तो हैं। चांद है, ये सब देते हैं हमें, ये देवता हैं। देवता नहीं है कि मंदिर में हमने मूर्तियां बना दी, वो देवता हैं। देवता ये हैं। तो पहले किसान जब हल जोतता था, फसल निकलती थी, तो अनाज निकला, तो वो नाई साहब है, बार जो बाल काटने वालों को अनाज वो मिल गया। क्योंकि हमारे बाल वैसे ही करते थे, वो कुम्हार से मटके ले आए, उसको अनाज दे दिया। कपड़े जो दर्जी है उसने कपड़े सिल दिए, उसको अनाज मिल गया। पंडित जी अपने वो कथा कर रहे हैं, उसको अनाज मिल गया। तो हम एक्चुअली आत्मनिर्भर तब थे। वो कहते हैं ना, जब घर में मिट्टी के घड़े थे, हम बीमारी से दूर खड़े थे। आज घर में आ रहे और बीमारी हजारों हैं। तो जब एक सादा जीवन था ना, वो सारी चीज़ थी, तो हम एक्चुअली सही मायने में आत्मनिर्भर थे। मगर अब हम डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है। वो ज़माना आ नहीं सकता, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो जो पैदा होते हैं उनको पता चल जाता है कि वर्ल्ड क्या है। मगर दिक्कत ये है कि जब वो समझने लायक होते हैं वर्ल्ड को, उससे पहले उनका मोह भंग हो जाता है कि वर्ल्ड क्या है। तो हर चीज़ का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो स्पोर्ट्स पैसे वाला करे या बगैर पैसे वाला करे, अब खुद बताओ ना कि एकलव्य था, एकलव्य का तो गुरु द्रोणाचार्य ने वो भी बोला था, उसको कितना बड़ा धनुर्धर बन गया। और बहुत से बोलते हैं कि भाई एकलव्य का अंगूठा मांग के उन्होंने गलत कर दिया। नहीं, याद रखो, गुरु कभी भी शिष्य के लिए गलत नहीं सोचेगा। एकलव्य का अंगूठा पता है उन्होंने क्यों मांगा था? क्योंकि भाई उन्हें पता था युद्ध होगा, ये चीज़ें होंगी, तो इसका नाम नहीं आएगा, ये ऐसे सैनिक की तरह मारा जाएगा। क्योंकि उतनी ऊंची जाति से भी नहीं था ना, उतना वो था भील जाति से वैसे था, क्योंकि ये सारे क्षत्रिय जाति से थे, बड़े योद्धा थे। तो इसलिए उसका अंगूठा मांग के उसने उसको अमर कर दिया कि भैया नहीं तो ये अर्जुन से, कर्ण से बड़ा होता। उसने देखा ना कि इसने मेरी इतनी साधना की है, तो द्रोणाचार्य जी ने उसको अमर कर दिया। तो गुरु कभी भी गलत नहीं सोचता। रेयर होगा कि नॉर्मली वो करेगा। तो मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि भाई आप माता पिता की सेवा करो, उनके पैर दबाओ, उनकी इज्जत करो और अपने गुरु की इज्जत करो। एक दिन मैं सप्ताह में फास्ट करता हूँ, गैजेट का फास्ट करता हूँ, वो फास्ट करो।
मौन व्रत करो। मैं मौन व्रत भी एक दिन हाफ डे करता हूँ, शादी होने के बाद आप फुल मौन व्रत नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो करो। आजकल के बच्चे जो रिलेशनशिप में आते हैं, जो बाकी चीज़ें वो करते हैं, भैया वो गलत नहीं है, मगर उसको मैच्योर बनो भैया। वो खाली आप एक अट्रैक्शन के लिए आते हैं। देखो, कहते हैं ना कि किसी की खूबी जान के चाहना वो आकर्षण है, और किसी कमी जान के चाहना वो प्रेम है। और प्रेम में है ना, प्यार में ब्रेकअप नहीं होता, साथ से ब्रेक हो जाती है। अब आजकल के तो बच्चे अगर वो 30 साल शादी के हो जाते हैं, ढेर सारे वो गांव में डिवोर्स हो रहे हैं, बाहर डिवोर्स हो जाते हैं। पहले बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। पहले पता ही नहीं होता था। और मेरे फादर मदर साहब याद है, उन्हें कभी देखे ही नहीं थे एक दूसरे को, वो तो ऐसे ही होता था शादियाँ। अब आजकल वो खूब वो करते हैं और उसके बाद हो जाते हैं। अब मैं तो अपना करूँगा कि भैया हम तकरीबन 14 साल से साथ हैं। शादी हमने 2-2.5 साल से की है, तीसरा 3 साल हो गए होंगे, मगर 3 साल ये बहुत टफ रहे। जो इससे पहले प्रोसेस था ना, वो डिफरेंट था। टफ इन द सेंस ये नहीं कि वो, देखो गलत कोई नहीं होता, सब अलग होते। टफ का प्रोसेस ये नहीं कि भाई वो गलत है या मैं गलत हूँ। वो शादी होने बाद है ना, वो टेकन फॉर गारंटी सिचुएशन हो जाती है। और लड़की के लिए तो 200% एक्स्ट्रा हो जाती है, लड़की के लिए भी होती है, मगर डिफरेंट है। मगर यही प्यार है। अच्छा, एक बात करते छोटी सी और, मतलब अभी हुनर इंपॉर्टेंट है या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में? देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात बताऊंगा कि आजकल जो समाज का नज़रिया है ना, वो किसी के पास पैसा नहीं है ना, उसको सफल नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते, ऐसा लगता है कुछ ही नहीं करता है। सुनो, कुछ नहीं करता ना, उसकी रिस्पेक्ट करते, और उसको सोचते हैं भाई नकारा, चाहे लड़का है लड़की, उसको एक इज्जत नहीं देते। इवन खुद के बच्चे नहीं देते, बाहर वाले देंगे कहाँ से। मगर हुनर में, सफलता में और पैसे कोई मायना नहीं रखते। कई इंसान ऐसे होते हैं, मेरे कोच भी, एक मेरा कोच भी है, बाकी और भी हैं, कि भाई उन्होंने कभी पैसा कमाना सीखा नहीं, उन्होंने देना सीखा है डिफरेंट तरीके से। वो इस समाज के सिस्टम में उतना फिट नहीं हो पा रहे हैं कि भाई वो कैसे पैसा कमाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे झूठ बोलनी चाहिए, कैसे वो करना चाहिए, वो उस सिस्टम में फिट नहीं हुए। तो इसका मतलब सफल ये नहीं कि वो असफल हैं। आप समाज को दे रहे हो, सेल्फलेस दे रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, सफल हैं। मगर समाज का जो आईना है वो पैसे वाले क्यों करता है। अब कई मायनों में क्या है कि अब कहते हैं ना कि आप जीवन में सत्य को संभाल के रखिए, सत्य भी आपको समय समय पे संभालेगा। अब मेरे जैसा इंसान क्या होता है कि वो 2, 5, 10 लाख रुपए के लिए झूठ बोलेगा नहीं, ना कुछ बात कहेगा। पहले बचपना था, अलग बात है कि भाई हम भी बड़ी बड़ी बात कर लेते थे, तो वो बहुत निष्पक्ष कहेगा। एज के जिस दौर में है ना, अब तो मैं चीज़ें छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, अब और सिंपल हो गए हैं। क्या है मतलब, अब मैं सोचता हूँ कि पैदल भी चल सकते हैं भाई, ये भी चल सकते हैं। जैसे जो नए बच्चे आते हैं, वो एयरपोर्ट पे मैं देखता हूँ कोई नया नया सेलिब्रिटी बनता है, वो 5-10 बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, वहाँ पे वो पेपराजी खड़ी कर लेंगे, आजकल जो एक कल्चर चला हुआ है। फिर वो कुछ करेंगे, फिर वो देखेंगे कि भाई दौर है। और नए आजकल बच्चे देख रहा हूँ, लड़के लड़कियाँ होंगे एयरपोर्ट पे, वो कोई कपड़े निकाल के कोई माला डाल के घूमेगा, कोई कुछ करे, मैं समझ रहे हो। तो जो ये समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है कि भाई वो सफलता वो है, तो मैं कहता हूँ कि फिर जो नहीं कमा रहा है ना, वो सफल है एक्चुअली। एक ये पैसा मान लिया कि जीवन यापन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, मगर कई इंसान ऐसे हैं जो देश को दे रहे हैं ना, वो आप समझ नहीं पाओगे। अब जो जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य सबके लिए सेम उगता है, उसकी चमक भी सबके लिए सेम है। पानी उसको ज़्यादा ग्रहण करेगा, आईना ज़्यादा ग्रहण करेगा, इंसान कम करेगा। तो सफलता में और पैसे में हुनर की कोई बात नहीं है। हुनर ये नहीं कि भाई आपने पैसा नहीं कमा तो आप में हुनर नहीं है। सब में कोई ना कोई हुनर होता है, और जो पैसा नहीं कमा पाता ना, वो तो देश के लिए एसेट होता है एक्चुअली। वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ दे के जाता है, छोड़ के जाता है, जो पैसे वाला इंसान नहीं छोड़ सकता। और मैंने चीज़ काफ़ी देखी है। अब क्या होता है कि कई बार लगता है कि भाई ये चीज़ करनी थी, ये चीज़ कर लो, कि शुरुआत में आए तो कुछ रोजी रोटी के लिए भी काम करना पड़ता है कि भाई इसको थोड़ा नीचे ऊपर, वो मैंने भी किया है, बाकी सब करेंगे। अब एक वो आया, एक लड़का, अब बोला यार वो 50 लाख रुपए दे रहे हैं, वो इलायची डालनी है, दो पोस्ट डालनी है, उन्हें कुछ नहीं करना। मैंने कहा बात तो सही यार, 2 पोस्ट डालनी है, मगर 2 बच्चे ही फॉलो कर रहे थे, फिर वो जहर पिला रहे हैं। मैं रहने दो। बोला नहीं, वो काम था, वो 40 लाख का हो जाएगा, उसका हो जाएगा, फिर इसका कर लेंगे, उसका कर लेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, मगर वो गलत है, क्योंकि अगर हम खुद यूज़ नहीं कर रहे, हम प्रयोग खुद नहीं कर रहे, अगर मैं खुद चाय पी रहा हूँ, नहीं पी रहा, और मैं चाय को प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो भाई फिर वो गलत है, वो एथिकली पाप है। आप कभी नहीं करोगे संग्राम जी ऐसी बात?
मैं करता ही या नहीं। समय के साथ चेंज हो जाओगे? नहीं, मैं अगर करता तो भैया मैं 10-12 साल हो समय गए। सबको बदल देता है संग्राम जी, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं आपकी बात सही समझता हूँ कि समय, अब मैंने एक रिसेंटली एक ऐड किया, मैंने पहले उसको 8-10 दिन देखा, खाया पिया उसको, मैंने कहा भाई अगर फ़ायदा नहीं देगा नुकसान भी नहीं देगा कोई वैसी चीज़ तो है नहीं। हाँ। मगर वो मैं कभी टबैको का, लिकर का या बाकी चीज़ है, मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा। चाहे समय यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, पानी पी के सो जाऊंगा। वो आप पैसे से अपनी योग्यता को मत देखिए। अब टीचर हैं, शिक्षक है, मैं स्कूल में चला गया, वो कह रहे थे हमारी सैलरी कम है, हमारी चीज़ कम है, नॉर्मली कम है। मैंने कहा नहीं जी, शिक्षक और माता पिता साधारण इंसान नहीं होते। ये पैसा तो सिर्फ उनकी तेजस्विता को बचाने का एक जरिया होता है कि भाई वो पैसा उतना मिल रहा है कि उनका जीवन यापन हो रहा है। बाकी खुद बताओ कि उनकी कोख में ना परले निर्माण दोनों पलते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं करता। परले निर्माण के अगर वो सही काम करेंगे तो भैया निर्माण करेंगे, नहीं तो परले करेंगे। खुद बताओ, एक इंजीनियर खराब हुआ क्या होगा? 20-30-50 आदमी मारे जाएंगे। एक फ्लायर गलत बना दिया, कुछ किया, एक डॉक्टर खराब क्या होगा? 50 आदमी टाइम से पहले पहुंचा देगा, इंजेक्शन लगा के, गोली दे के। एक वकील खराब, जज खराब होगा, क्या होगा? 10-20 फैसले गलत दे जाएगा। एक टीचर खराब हो गया ना, या माता पिता खराब हो गए, तो देश की फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी। और कोई भी बच्चा अपने लक्ष्य से भटकता ना, वो खाली अपना नुकसान नहीं करता, वो देश के लिए एसेट हो सकता है। तो मैं ये बात सोचता हूँ, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैंने कई सुपरस्टार की उसमें फिल्में छोड़ी हैं जो नेगेटिव रोल था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो अच्छा था, कई अब बैठ के सोचता हूँ कि यार वो करना चाहिए था, उससे फ़ायदा था। फ़ोन भी किए उन्होंने। फिर मैंने सोचा यार अगर वो करके मैं नींद कम आती, एक दो मैं सुकून नहीं रहता, तो उसका फ़ायदा नहीं था। समझ रहे हो ना? तो मैं ये बात सोचता हूँ कि भाई देखो, इंसानी जीवन बड़ा डिफरेंट है। दिल है वो प्रेम चाहता है, मन है वो पैसा सफलता चाहता है, आत्मा वो शांति चाहती है। अब तीनों कॉम्बिनेशन तो इंसान वही करेगा जो बड़ा योगी पुरुष होगा या संत होगा। तो भैया उतने तो हम भी नहीं है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बैलेंस में जिया जाए, ये सब किया जाए। और कहते हैं ना कि जिसने कल दिया वो कल की व्यवस्था करेगा। चीटी कर्ण और हाथी को मन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। सही बात। तो मैं उसमें बिलीव रखता हूँ कि भाई जो भी चीज़ करो, अगर मैंने गलत कर लिया, कोई गलत चीज़ प्रमोट कर दी, तो वो दूसरा मुझे कौन कुछ कहेगा, वो नहीं है। वो कि भाई मेरी आत्मा को क्या करेगी। एक बार पता है क्या था, रामचंद्र जी वनवास चले गए, भरत ने देखा, वशिष्ठ ऋषि थे, कि बोला कि ये कर लो। बोला जी मैं नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला यार ये तो गलत है, पाप है। बोला रावण जैसे राक्षस हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, जिन्होंने इतना कर दिया, तभी पृथ्वी माँ पे वो नहीं हुआ। बोला अगर राम का भाई ये करेगा ना, तो फिर ये धरती माँ किस पे विश्वास करेगी? अगर मैं समझदार होकर भी ये गलत चीज़ें प्रमोट करूँगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा? अब जैसे कई एक दो और एक्टर हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, आजकल थोड़े ठीक हैं। वो पहले कहता था हेल्थ बहुत प्रमोट करता था, बाद में गुटखा बेच रहा है। उस दूसरे वाले 1-2 करोड़ देता, गुटखे वाले 10-12 करोड़ दे दिए होंगे। तो मैं पैशन के लिए काम करता, पैसे के लिए काम नहीं करता। और मैं जो मेरी ड्रीम जिंदगी है, मैं वो जी रहा हूँ। एक बच्चा जो कभी खड़ा नहीं हो सकता था, उसको मौका मिला मिट्टी कुश्ती खेलने का। 1 रुपये कुश्ती खेला, वो हारा, बहुत चोट वोट लगी, माँ पूरी रात तवे पे रख के सेकती रही। उसके बाद धीरे धीरे आया, मौका मिला देश के लिए खेलने का। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जहाँ से मैंने कुश्ती स्टार्ट की ना, वहाँ पे 300 बच्चे थे। 300 में सबसे कमज़ोर मैं था। 2 बच्चे वहाँ से नेशनल खेले और एक देश के लिए खेला, और एक देश के लिए खेला मैं था रेसलिंग में, कुश्ती में। क्यों था? बाकी सबको और कॉन्फिडेंस था, और मुझे लगता था कि भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप अपने में सेल्फ बिलीव रखते हैं ना, तो पानी सबसे हल्का होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता लगातार उसका बहना। जो कि रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है, कोई से बाल्टी खींचते हो ना, तो हम तो इंसान है, वी कैन डू एनीथिंग। तो एक बच्चा जो खड़ा नहीं हो सकता था, ढंग से ठीक नहीं था, वो आया देश के लिए खेला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। अब वहाँ से MMA टर्न कर लिया, इतने साल बाद रेसलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना स्पोर्ट्स है ना, जीतने हारने के लिए किया, मैंने उससे बहुत मोहब्बत की। आप कोई भी काम करो, मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, उससे मोहब्बत करके देखो आप। फिर मैं बोल नहीं सकता था, बहुत अटकता था। आज भी मैं अगर 4-5 दिन अभ्यास नहीं करता तो मेरी आवाज़ में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मेरी टंग से सलाइवा होता था, क्योंकि इतना खतरनाक वो था। फिर उसके बाद मुझे आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना, मोटिवेशनल स्पीकर बना, ढेर सारी जगह मैं वो करने लग गया। फिर मैं बहुत शाय था, मैं कभी नज़रों में नज़र नहीं मिला सकता था।
जाता तो मैं छिपता था। फिर मैं टीवी शोज़ पे ढेर सारे मैंने शोज़ किए, शो होस्ट किया, मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। तो लक्ष्य ये नहीं है कि ये चीज़ करना है, लक्ष्य वो है कि भाई सारी चीज़ों बैरियर जो बना रखा ना माइंड में, ये शरीर कुछ भी कर सकता है, ये कूद सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस इसको कन्विंस करना है। जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर इसको आपने कन्विंस कर लिया ना तो यू कैन डू एनीथिंग। और मैं वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपकी एक रील देख रहा था मैंने, रील आपके सामने आई मेरे, और आप बात कर रहे थे हमारा देश का यूथ जा कहाँ रहा है, गैंगस्टर बनने की ओर जा रहा है। उनको लगता है कि हम मतलब ऐसे गोली चलाएंगे, मार देंगे, फिल्मी स्टाइल में आएंगे। तो आपके हिसाब से ये यूथ इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको क्या है कि मैं दिल्ली पुलिस के साथ मैंने जॉब किया 10 साल। 10 साल दिल्ली पुलिस के साथ। तो वहाँ से मैंने बहुत सीखा, बहुत चीज़ें की। फिर मैं रिजाइन किया बाद में, 9-10 साल में दिल्ली पुलिस के साथ था। क्या है कि गैंगस्टर को बड़ा कोई रीजनल गाना है, दूसरी चीज़ें हैं, मीडिया वीडिया दिखा के बड़ा ग्लोरीफाई करते कि पता नहीं भी क्या है। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत वर्स्ट चीज़ है अभिषेक जी। ये रास्ता वो है कि एक बार आप चले गए ना, आप वापस नहीं आ सकते। वो कहते हैं ना कि एक कदम उठाता राय शौक में, फिर ताउम्र जिंदगी उस मंजिल को, उस करियर को, उस उद्देश्य को ढूंढती रही। तो इतनी बुरी सिचुएशन में रहते हैं कि जहाँ पे आदमी बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तुर्रम खां उस जगह छिपे रहते हैं, हर जगह से निकल जाते हैं। तो ये बच्चों को लगता है कि फिल्म में वो कर दिया, ये कर दिया, वो गोलियां चला रहा है, उसका ये है, उसकी गर्लफ्रेंड वो है, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ दिखने का भ्रम है। बहुत बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल चीज़ें हैं। तो मैं सब बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि भाई इन सब से दूर रहना चाहिए। सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग तो वो इंसान है जो एक आम इंसान है, जिसको किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, अपना जीवन यापन करता है। गैंगस्टर का मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई कुछ मजबूरी में बन जाते हैं, ये नहीं कि कोई शौक में बनता है, मगर जो आजकल के नए बच्चे हैं ना, वो रील देख के, वो न्यूज़ देख के, वो बाकी चीज़ देख के इसमें प्रभावित हो जाते हैं और कोई ऐसा क्राइम कर बैठते हैं कि फिर उसकी वापसी नहीं है। तो इन सब से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ा इंसान वो है जिसका कोई लीगली मैटर में नहीं है और जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। और आजकल तो क्या है कि हमारे इंडिया में तो 90% तो वकील ही हैं, क्योंकि इतनी आबादी है। वो कुछ भी आप गलती करोगे तो भैया वो कहीं ना कहीं केस डाल देगा आपके ऊपर। अब मैं तो सारी प्रतिक्रिया देखता रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। मुझे पता है कि भाई कोई हमारे जैसा कोई आदमी बोलेगा उसके ऊपर FIR भी 200, 400, 500 हो जाती है। कोई भी नॉन कोई भी इंसान है, गलत बोलेगा तो वो, और फिर वो FIR को इकट्ठा करवाओ, पूरे इंडिया में हो जाएगी। फिर वो बाकी करो, फिर वो वही करते रहेंगे। सो मैंने 1-2 मैटर में देखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। मतलब क्या गाइडेंस, मतलब क्या दोगे? मतलब आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों यूथ फॉलो कर रहा है आपको मतलब क्या मैसेज क्या है उनके लिए कि सही ज़िंदगी कैसे जी जाए? एक बॉडी बिल्डर का माइंडसेट क्या होता है, वो आप बताने की कोशिश करो। देखिए, बॉडी बिल्डर तो एक अलग बात है। सबसे मजबूत रेसलर पता क्यों मजबूत होता है? क्योंकि देखो, बॉडी बिल्डर बॉडी दिखने में उसकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बहुत मेहनत करते। कई मेरे दोस्त में वेट लिफ्टर बॉडी बिल्डर, मगर उनकी ताकत होती है 1 मिनट की, वेट उठाना, गिराना। जो एथलेटिक्स में भागेगा, कार्डियो बहुत करेगा, वो सब कर लेगा। और कई होगा, कोई लॉन्ग जंप मारेगा, कोई कुछ करेगा। मगर रेसलर क्या होता है कि उसको पुलिंग पावर, पुशिंग पावर, भागना, दौड़ना सब कुछ चाहिए। एक 3 मिनट की कुश्ती लड़ने के लिए, अब 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं ओलंपिक में, और मैं प्रोफेशनल करता हूँ 3-3 मिनट के 6 राउंड करता हूँ। तो 3 मिनट की कुश्ती लड़ने के लिए आपका 30 मिनट का स्टेमिना है सही, तो आप जाके 3 मिनट की कुश्ती लड़ पाओगे मैट पे। आपका स्टेमिना 1 घंटे का, तो आप 6 मिनट की कुश्ती लड़ पाओगे। तो इसलिए बहुत वो है। मैं सबको कहूँगा कि भाई ज़िंदगी में एक तो सेल्फ बिलीव रखो, एक अपनी मंजिल क्रिएट करो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ये बन गए तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आपने अपनी लाइफ को देखो, इस ज़िंदगी में क्या है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बना लिया, स्वस्थ बना लिया, शरीर को मजबूत बना लिया, और बहुत साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। साधारण बनना सबके बस की बात नहीं है। संत होना और दिखने में बड़ा फ़र्क है। दिखने, कपड़े बड़े पहन गया, मैं वैसा दिखूंगा 1 मिनट में लग गया संत है, मगर संत होने में ज़िंदगी चली जाती है। तो पहले क्या होता था, कोई बाबा जी दिखता था, हम दंडवत प्रणाम करते थे। मगर आजकल बाबा जी दिखता तो कहते भी कोई गड़बड़ हो सकती है, चाहे दूसरा दिखता कोई गड़बड़ हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि वो है। कुछ इंसानों ने उस वस्त्र को, उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं अपने
पर्सनल फ़ायदे के उससे नुकसान पहुंचा दिया। पहले लोग फिल्म स्टार को कितना फॉलो करते थे, बहुत फॉलो करते थे, मगर आजकल जो फिल्म स्टार कोई चीज़ प्रमोट कर रहा होता है ना, उससे बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? कि भाई ये तो पैसे लिए प्रमोट कर रहा है, दूसरा होगा नहीं। आजकल मतलब मैं हैरान हूँ कि एक क्रिकेटर इतने बड़े बड़े गुटखा बेच रहे हैं, मतलब नाम तो क्या लूँगा कि मतलब जिनको देख के हमने सीखा है कि भाई वो ये सब कर रहे हैं। तो यूथ को मैं कहूँगा कि भाई किसी के उसमें मत आओ, आप अपना टैलेंट पहचानो, अपने शरीर को अच्छा रखो। देखो ज़िंदगी में क्या होता है कि 85% हमारी हेल्थ होती है, 11% हमारे वैल्यूज़ होते हैं कि भाई क्या कुछ है, क्या ये सब कुछ है। फिर 3% के भाई उस वैल्यूज़ को आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो होता है। तो ये 85, 11, 96%, 98% के भाई वैल्यूज़ को कैसे वो करना है, रिलेशनशिप है, वैल्यूज़ है। 2% पैसा होता है, उस 2% के चक्कर में हम 98% को ख़राब कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का मैं एक सर्कल बताता हूँ, जो गांव का, शहर का। तो अब क्या है कि यूथ के लिए सफलता डिफरेंट मायना है। अब सफलता के मायने बहुत अलग हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है ना, अगर वो अपने कदमों पैरों खड़ा हो जाए ना, तो उसके लिए सफलता है। जब वो 3-4 साल का होता है ना, अपनी निक्कर में सुसु नहीं करे ना, तो सफलता उसके लिए। जब 8 साल के होते हैं ना हम, तो हम घर के रास्ते बाहर चले गए, घर के रास्ते याद रह गए तो सफल हैं। जब हम 12 साल के होते हैं ना, नए नए दोस्त बनाते हैं और स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं तो सफलता है। 18 साल के होते हैं ना, जब लाइसेंस बनता है, हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो भाई वो हमारे लिए सफलता है। जब 23 के होते हैं ना, कॉलेज में चले जाते हैं और फिर हमें प्यार मोहब्बत होता है, हम शादी कर लेते हैं तो भैया वो सफलता हमें। जब हम 27-28 के होते हैं, हम सोचते हैं कि यार अब फैमिली मैन बन गए, 28-30 के हो गए तो वो सफलता वो है। जब 35 के होते हैं सोचते हैं थोड़ा सा और पैसा कमा लें, थोड़ा सा कर लें, वो सफलता कि भाई प्रमोशन हो जाएं, अब ये कंपनी है आपकी थोड़ी बड़ी कंपनी हो जाए, 250 एम्प्लॉय 300 हो जाएं, वो सफलता है। फिर जाके जब हम 45 के होते हैं ना, तो हम सोचते हैं अगर अब 25 जैसे दिखें तो वो सफलता है। 45 में जाके भाई 25 जैसा मैं दिख रहा हूँ, 25 साल का, तो सफलता वो है। जब हम 50 के होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार अब मैं तो कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा और कमा दूँ, बच्चे बच्चे परेशान नहीं होंगे, सब कुछ है। फिर जब हम 60 के होते हैं ना, तो कहते हैं भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी अभी बाकी है और मैं ठीक है, बच्चे भी सेटल हो रहे हैं, तो सफलता है हमारे लिए। जब हम 70 के होते हैं ना, तो हमारे हाथ पैर ठीक हैं, हम गाड़ी वाड़ी भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि भाई अपने उस पर खड़े हैं, किसी का सहारा नहीं ले रहे, वो सफलता है हमारे लिए। जब हम 75 के होते हैं, जो दोस्त हमने 12 साल की एज में बनाए थे ना, अगर वो दोस्त अब भी हैं हमारे साथ में, तो सफलता है हमारे लिए। जब हम 80 से बहुत जाते हैं ना, तो घर के रास्ते फिर से हमें याद रह जाते हैं, वो सफलता है हमारे लिए। जब हम 90 के होते हैं ना, तो हम अपने पायजामा में, पेंट में सुसु नहीं करते, वो सफलता हमारे लिए। जब हम 95-100 के होते हैं ना, तो अपने पैरों पर खड़े हो गए ना, तो सफलता हमारे लिए। तो सफलता का पैमाना बहुत अलग है सबके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भैया आप अच्छे इंसान बनो, क्योंकि अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल बात है। अपने माता पिता के लिए अच्छा करो, देश के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो और एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ। क्योंकि देखो क्या है कि बड़ा इंसान वो नहीं है कि जिसके पास पैसा है, घोड़ा गाड़ी है, कंपनी है, सब कुछ है। बड़ा इंसान वो है कि जिससे मिलके आप छोटा फील ना करो। और बड़ा इंसान वो है कि जिसकी सोच सही है, जिसका वो सही है। मेरे से कोई झगड़ा भी करेगा, कुछ भी करेगा, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि भाई इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, सारे रूल फॉलो करूंगा। ट्रैफिक रेड लाइट है, कुछ है, मैं उस पर खड़ा हूँगा, सुबह 4 बज गए मैं आप खड़ा मिलूंगा। क्योंकि हम ही रूल तोड़ेंगे तो भैया उसका पालन कौन करेगा? हम समझदार हैं। तो सफलता का यूथ का क्या है कि आजकल जैन जी हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे उनको बताएं गड्ढा है तो गिरेंगे, फिर चोट खाएंगे, हाँ गड्ढा तो है। आजकल के बच्चे ढेर सारे उल्लू बन गए। उल्लू क्या होता है? वो आपकी कंपनी में ढेर सारे उल्लू होंगे, हो सकता है कि आप भी उसमें से एक हो। वो पूरी रात जागेंगे और सब कुछ करेंगे, पार्टी करेंगे, या उस पर वो कहेंगे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और रात को जाग रहे हो ना, तो आप वो कोई 2 पैसे कमा रहे हो ना, नुकसान में जा रहे हो। फिर दिन में पूरा सोएंगे, नेचर से दूर हो जाएंगे। फिर वो 40 के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाएंगे। 4 बजे खानी, 7 बजे खानी, 8 बजे खानी है, और बोलेंगे आई एम पार्टी एनिमल। फिर वो पार्टी एनिमल है ना, वो फिर पार्टी पेशेंट बन जाएंगे। साथ में चेकअप करवाएंगे। अब कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी, अर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, बीमारी थोड़ी है कोई, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। उल्लू बनेंगे तो ऊपर आ जाएंगी, इंसान बने थोड़ी चली गई। और डॉक्टर हैं, बाकी चीज़ें तो भैया वो तो ये छोटी मोटी बीमारी तो रहनी चाहिए ना शरीर में। बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो हम जाएंगे, शरीर बहुत मजबूत है भैया, पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारी से हम नहीं मरते, हम यहाँ से मरते हैं। ये सोच रहे थे किसी ने, अब आप रिपोर्ट करवा के आए, रोहतक का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हरियाणा का। 2 ने रिपोर्ट करवाया, और जो रिपोर्ट करने वाली थी, वो लैब थी, वो सब ऐसे ही थे।
वो बेवकूफ़ ने कि कैंसर नहीं था उसको तो कैंसर डिटेक्ट कर दिया, और जिसके नहीं था ना उसको, जिसको कैंसर था उसको सिंपल रिपोर्ट दे दी। जिसके कैंसर नहीं था ना वो 6 मंथ और 15 डेज में उसकी डेथ हो गई। कि उसके सारे सिम्टम जागे, सारे लक्षण जागे, जो कैंसर था ना एक्चुअली वो स्वस्थ हो गया। तो बाद में उस लैब पे छापा गिरा था कि भाई ये कैसे कैसे रिपोर्ट कर सकता है। तो सारी चीज़ यहाँ से माइंड से है। इसलिए कोई डिग्री, कोई अवार्ड, कोई स्टडी, कोई पैसा आपकी योग्यता डिसाइड नहीं कर सकता। आपकी योग्यता सिर्फ आपका हार्ड वर्क, आपके एथिक्स, आपकी ईमानदारी वो डिसाइड करती है। तो ज़िंदगी में आप हमेशा ईमानदार रहो, सच्चाई के रास्ते पे रहो। सच्चाई परेशान हो सकती, पराजित नहीं। वो कहते हैं ना कि एक बार कोई अपने यहाँ से आ गया था, कोई एक बड़ा कवि था, वो कवि किसी के पास चला गया, किसी राजा के पास, पहले रियासत होती थी तो बोला भैया तुम ये सब कर रहे हो, तुम साथ में हो जाओ, वो करो। बोला भैया हमें तो अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कत है नहीं, हम तो ठीक हैं हमने तो सब कुछ किया है। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी थी कि भाई युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो भैया ज़िंदगी में जो चीज़ें आए ना, अगर आप सही हैं, ये नहीं कि आप सही हैं, कहीं गलत हो रहा, अगर आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे या उसके लिए बात नहीं कर रहे या उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो भैया फिर आप भी सही इंसान नहीं। कोशिश करो कि आप अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करो। और बहुत से बोलते कि ज़माना ख़राब है जी, ये ख़राब वो ख़राब है। हम सही हो गए, कम से कम एक इंसान तो सुधरेगा ना। तो उस पर काम करो, अपने उस पर काम करो। इसलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई कहते हैं ना कि हुनर, टैलेंट आपके हाथों में, लकीरों में नहीं होता, वो आपकी मेहनत में होता है। कोई मेरे से पूछता है भाग्य लग किस्मत कहाँ है जी, मैं बोलता हूँ यहाँ पे है। मेहनत करो, मालिक मजबूर हो जाएगा। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। कोई ये बात बोले ना कि भाई इसका तो ये शनि बार है और उसका दूसरा बार है, उसका तीसरा बार है, चलो भैया एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हम उनके लिए कुछ बोलेंगे नहीं, हो सकता है। मगर याद रखो, आप मेहनत नहीं करोगे ना, कोई चीज़ कुछ नहीं होने वाली। और मेहनत करोगे ना, आप फेल हो या पास हो, आप सीखोगे। तो कर्म करो ना, कर्म प्रधान है। चाहे वो भगवान कृष्ण ने बोला, किसी ने कुछ बोला, आप खुद बताओ ना कि भगवान कृष्ण थे, अब राम थे, राम जी को हम इतना क्यों पूजते हैं? राम जी पता क्यों पूजते हैं? मैं सब एक बात बोलता हूँ कि भाई रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म से, उसको पढ़नी चाहिए। क्योंकि राम जी क्या थे कि एक आम इंसान थे, उनको चमत्कार तो दिखाई नहीं। मिट्टी की वजह से निकला एक लड़का 20, 22, 25 साल का, संसार के सबसे बड़े बदमाश को मार के आता है। राम जी के अयोध्या में रहते क्या होते? राजा राम, युवराज राम, क्या बनते? जब 14 साल तप के आए, वन में गए, सब कुछ किया, भटके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। उसने कोई जादू चमत्कार नहीं दिखाए। उसने किसको लिया? मल्लाओं को लिया, वानरों को लिया, दबे कुचलों को लिया, उनको लेके उसको हरा दिया। तो राम जी का जीवन बहुत सरल है। अपनी ज़िंदगी में जो बहुत से आते हैं ना, किटपिट इंग्लिश बोलते हैं, फ़ोन नहीं आ रहा, फ़ोन वो उसका बहाना करेंगे, बड़ी सी गाड़ी का वो करेंगे, ढेर सारा एटीट्यूड सा दिखाएंगे। तो मैं भी चुपचाप समझ जाता हूँ कि भाई वो नया है। वो कहते हैं कि नए सब ऐसे ही होता है। हाँ। युद्ध चल रहा था। आप ये पढ़ना सुंदरकांड में, या एक वाल्मीकि साहब ने लिखे रामायण का। तो रावण के होठ सूख गए, तो राम ने देखा कि भाई इसके तो होठ सूख गए, तो दिक्कत हो रही है। तो बोला, उसने युद्ध रोका, बोला एक काम कीजिए, आप जाइए, आप पानी पीजिए, आप खाना खाइए, औषधि लीजिए, यानी दवाई लीजिए, आप आराम कीजिए, कल युद्ध करते हैं। तो रावण कुछ नहीं बोला, रावण ने गर्दन झुका ली, रावण जाके रोने लग गया। तो जो वो मंदोदरी थी, उसने बोला क्या आप बहुत जख्म हो गए, बहुत चोट लग गई? बोला क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं जो आदमी अपना शीश काट के भगवान चढ़ा सकता है, वो जख्म की परवाह करेगा? बोला मुझे ना राम की सरलता है, बहुत रोना आ रहा है, वो बहुत मासूम है। बोला क्यों? बोला उसने सब होने के बाद चाहता तो मुझे मार सकता था। उसने मुझे बोला कि भाई ये तू जाके आप ना आराम करी, सब कर, तब ये हो जाएगा। तो बोली फिर इतना है तो तू सीता माता तू लौटा दे, फिर भैया युद्ध रुक जाएगा। तो उसने बोला ये राम का स्वभाव है, सव यानी स्वयं भाव, वो स्वभाव हो जाता है। ये जो कुछ ये सारी खुरापात करना है मेरा स्वभाव है, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो यानी अगर आप सरल हो तो भैया आप राम जी जैसा आपका स्वभाव है। अगर आप कठिन हो, सब कुछ हो, तो फिर आपका स्वभाव वो है। देखो मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इंसानों से मिलने का मौका मिला है। बड़े इंसान कौन होते हैं? सोच समझ होती है। अब्दुल कलाम साहब से, कई और से, वो बहुत सिंपल मिले हैं। जो बीच वाले होते हैं ना, वो ना इधर के ना उधर के, बहुत परेशान करते हैं। वो नस्ल भी परेशान, एक शंकर नस्ल बोलते हैं हम, जैसे कहते हैं ना, जैसे खच्चर होता है,
या दूसरा होता है कि भाई मदर फादर या मदर, समझ रहे हो, और शंकर नस्ल बोलते हैं। कहीं ऐसे कोई हमारे ऊपर ऐसे कोई टिप्पणी करे या कुछ बात करे, वो नहीं, मतलब कहते हैं ना कि जिसके पास पैसे, जो सफल भी नहीं हुआ हो या फिर बिल्कुल डाउन भी नहीं हो, नॉर्मली हो, तो नया नया आता ना, उसके पास एटीट्यूड थोड़ा सा हो जाता है। गांव में किसी के पास पैसे होते थे ना, तो थोड़ा झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे, जब खत्म हो जाते दूसरा करना स्टार्ट करता था। तो भैया कि हर जिन पद है या प्रतिष्ठा है या बाकी चीज़ को वही इंसान संभालेगा जो बहुत सरल होगा, सिंपल होगा। अब्दुल कलाम साहब जब प्रेसिडेंट हाउस गए ना, तो एक बैग ले गए थे, 2 बैग ले गए थे, जब वापस आए ना तो एक बैग लेके आए थे, एक बैग की किताबें वहीं पे रख के आ गए थे। तो वो महान इंसान थे, बड़े इंसान थे। आज तक खुद बताओ कि कितने उद्योगपति वो दुनिया याद करती है? किसी को याद नहीं करती। सिर्फ 2 आदमियों छोड़ के मैंने तो याद करता हुआ देखा नहीं। एक तो भामाशाह जी थे, जिन्होंने रावण के लिए अपना, मतलब उसके महाराणा प्रताप जी के लिए अपना खजाना खोल दिया था, या दूसरे बिड़ला जी थे जिन्होंने गांधी जी को, इन सबको बहुत मदद की थी। तीसरे कोई जानते हो? रतन टाटा जी को भी थोड़ा याद करते हैं आज हम। रतन टाटा जी तो अब आए हैं। रतन टाटा जी तो देखो, ये सारे बिजनेस पर्सन है, उद्योगपति थे एक्चुअली। टाटा साहब ने तो देखो बहुत कुछ किया है। वो तो मतलब एक, क्योंकि बिड़ला साहब को या भामाशाह साहब को तो हम देख नहीं पाए, टाटा साहब को देखा और मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला है। तो वो तो बहुत कमाल के इंसान थे। उनकी तो मतलब सोच, ये बाकी चीज़ें वन ऑफ द रेयर थी। तो ऐसा इंसान आए, ऐसे इंसान की परछाई पड़ जाए तो भैया उसका 0.11% भी कर पाए तो जीवन सक्सेसफुल है, सफल है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक जी, आप सिर्फ 7 दिन सेल्फलेस होकर काम करो, सिर्फ 7 दिन, और फिर आप देखो आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आ गया। लिख लो, चाहे आप जब भी आप काम करना स्टार्ट करो, 7 दिन सेल्फलेस होके। और अगर आप एक दिन अक्सर व्यायाम नहीं कर रहे हैं ना हर रोज, तो आप अपनी ज़िंदगी का कीमती दिन खो रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज चालू करेंगे आप। बिल्कुल चालू करो, और एक्सरसाइज चालू करो कि भैया वो खाली, अगर आपको तगड़ा बनना, स्ट्रॉन्ग बनना, तो आपको सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जिम भी कर लो, योगा भी कर लो, भाग दौड़ भी कर लो, खेल वेल भी लो, तो सारी सब कुछ कर लो। तो ये तो लाइफ है। और तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा। मन जितना घूमता रहेगा, तन उतना अशांत रहेगा। अब आजकल के युवाओं क्या देख रहा हूँ, देश का देखना, उनके आइडल देखो ना, आदर्श देखो। पहले आदर्श क्या होते थे हमारे? भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव। आजकल के कौन आदर्श हैं उनके? वो ढेर सारे छपरी जो आजकल नए बच्चे आ रहे, सोशल मीडिया बैठ के झगड़ा करते रहते हैं, वो फॉलोअर उनके बन जाते हैं, कुछ बेचते रहते, कुछ करते रहते हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहे हैं। अपन को भी गालियाँ देंगे कि हम तो उनको फॉलो करेंगे। अपन को भी ऑडियंस गालियाँ देगी कि हम तो उनको फॉलो करेंगे। आप कौन होते बोलने वाले? नहीं, मैं कह रहा हूँ तो फिर उस देश की तरक्की देख लो ना, देश कहाँ जा रहा है। तो गाली देने से क्या बिगड़ जाए? कोई हमारे कोई पद छीन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? जो सही बात है सही है ना। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आपके आदर्श सही हैं, जेन्युइन आपके आदर्श हैं, आपके आदर्श वो हैं जो इंसान समाज के लिए, देश के लिए सही कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सही बात है। अब वो आईटी सेल छोड़ के या ट्रोल करके या बाकी चीज़ करके उससे क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। जो हम हैं, अब मुझे खुद नहीं पता, मैंने अब ये सीखा कि भाई पोस्ट वोस्ट कैसे डालते हैं, नहीं तो उसे देखते हैं। मैं तो उसमें जाता नहीं कि तुम उतना जाओगे भाई, वो चीज़ आजकल ज़रूरी है। पहले मैं ऐसे वीडियो बनाता था, मुझे पता नहीं था यूट्यूब क्या है। मतलब किसी ने चैनल बना रखा था हमारा, हमने उससे रिक्वेस्ट किया तो उससे लिया चैनल। मैं हेल्थ के बाकी चीज़ वीडियो बना देता हूँ कि भाई किसी को फ़ायदा हो जाए नेचुरली। जैसे मैं ढेर सारी कोई भी बीमारी हो टिप्स देता हूँ, तो मुझे खाना खाने से, उसके पानी पीने से, उसके सोने की पोजीशन से, उसके सांस लेने से बीमारी ठीक करवा देता हूँ। तो थोड़ा हेल्थ की बात भी कर लेते हैं ना अपन इस हल्का सी इस पॉडकास्ट में। सोते कितनी बजे हो आप? 11 बजे सो जाता हूँ, कई बार 10:40 पे, कई काम हो 11:30 बजे। अगर 4 बजे भी सोया हूँ तो 6 बजे तो उठूँगा। तो 6 बजे डॉट अपन को मतलब 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ, सूर्य उगने से पहले उठ जाता हूँ। पहले कितनी बजे उठते थे? मैं 4 बजे उठता था पहले। अब थोड़ा लेट हो गए। अब 5:30 बजे, क्योंकि क्या है कि उसके हिसाब से फिर वर्क करना पड़ता है ना। हाँ। अब मैं जिस दिन क्रॉस कंट्री करनी होती है, 10-12 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, उस दिन 5 बजे उठता हूँ, तो मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। अब घर में हम 2 ही रहते हैं तो उठ जाते हैं 5:30 पौने 6 बजे, और फिर टेरिस पे बैठता हूँ 5-10 मिनट। थोड़ा अच्छा डाइट प्लान बताओ ना संग्राम जी, कि मतलब एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? या फिर कैमरे स्टार्ट हो जाए फिर बता दें। स्टार्ट है। ये पैरों की एक्सरसाइज कर लिया करो, नहीं तो भैया घुटनों में दर्द रहने लग जाएगा। देखो वैसे बता रहा हूँ, वीडियो देख लेना। ये अभी तो बोल रही थी सुबह बहुत एक्सरसाइज करती, पहले मैं बहुत पतली हुआ करती थी, अब मैं थोड़ी मोटी हो गई। नहीं, पतली मोटी की बात नहीं, उससे वो एक्सरसाइज तो कर रहे हो मगर प्रॉपर नहीं कर रहे होगे। हाँ, कोई बताने वाला नहीं है ना आज, मतलब किसी जिम ट्रेनर के पास भी आप जा नहीं सकते हो। कोई अच्छा कोई बताने, आपके पास तो सब लोग नहीं आ पाएंगे ना, मैं आ पाऊंगा। देखो याद रखो, आजकल जो ट्रेनर भी हैं, दूसरे भी है, क्या है कि उनको है ना वो वर्कआउट करवाते हैं, आपके 6 पैक हो जाएंगे, साइज हो जाओगे, ये दिखोगे वो दिखोगे। वो ताकत के लिए कोई एक्सरसाइज करवा ही नहीं रहा।
स्वस्थ रहने के लिए, पावरफुल बनने के लिए वर्कआउट करो। फैट टू फिट, फिट टू एथलीट। अब देखो बहुत सब उठते 5 बजे, मैं तो रनिंग करता हूँ जी, मैं तो वो वॉकिंग करता हूँ जी, मैं 6 उस पर जाता हूँ, बाद में पकौड़े खा लेंगे, दूसरी चीज़ खा लेंगे, तीसरी चीज़ खा लेंगे। खाना गलत नहीं है, मैं तो कहता हूँ कुछ भी खाओ घर का बना हुआ, मगर क्या है कि वर्कआउट का एक पैटर्न होना चाहिए कि आपको पावरफुल बनने के लिए वर्कआउट करना है। और डाइट के लिए कोई 30 मार खाना करने की जरूरत नहीं है। बहुत से, एक तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि भाई खाली पेट कोई भी डिब्बे वाली चीज़ मत खाओ। खाली पेट आपके शरीर में सुबह जाना चाहिए तो पानी जाए, या फिर कोई फ्रूट जाए, या फिर जूस जाए, बाकी चीज़ कोई कुछ मत खाओ। उसके बाद आप कुछ लो, जो भी आप, ढेर सारे बच्चे प्रोटीन लेते हैं, ढेर सारे बच्चे चीज़ें करते हैं। हालांकि प्रोटीन ये सब क्या है कि ज़्यादा एक्सेस वर्कआउट करते हो तब आप लो, नहीं तो खाने को चबा चबा के खाओ, एक रोटी को चबा चबा के खाओ, उसमें से खाने को तो पियो और पीने को खाओ। यानी खाने को इतना चबाओ, 32 दांत हैं, 32 बार चबा लो, तो दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। हम क्या करते हैं कि दांतों का काम हाथों से लेते हैं। बिल्कुल सही है, मुंह में चबाना ज़्यादा मुंह में इम्पोर्टेंट है। चबाना, दांतों से दांतों का काम लेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर कुछ गड़बड़ तो होगी ना। और जरूरी नहीं कि भाई आप थोड़े मोटे हो तो आप हेल्दी नहीं हो। फिटनेस का पैमाना क्या है कि हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और हमें आराम से नींद आ जाए तो हम स्वस्थ हैं। अब किसी के लिए फिटनेस के आगे कोई 10 किलोमीटर भागेगा, कोई 20 किलोमीटर भागेगा, कोई कुछ करेगा, कोई 2 घंटे वर्कआउट करेगा, कोई 10 मिनट वर्कआउट करेगा, मगर जब तक पसीना नहीं आता ना तो आपका वर्कआउट काउंट नहीं होता। तो इसीलिए नेचर के साथ जुड़े रहो, सूर्य उगने से पहले उठो, फिर बाकी चीज़ें करो। और खाने में जो घर का बना हुआ खाना ना, दाल चावल ये सारी चीज़, जैसे प्री वर्कआउट है, गर्मी में हम बता देता हूँ। प्री वर्कआउट में क्या करोगे, 1 लीटर पानी लो, 3 नींबू निचोड़ दो, 3-4, थोड़ा सा नमक डाल लो, थोड़ी सी खांड चीनी जो मिले डाल लो, नेचुरल ग्लूकोज हो गया, सिप सिप करके पीते रहो। प्री और पोस्ट और मिड में सब हो गया। सर्दियाँ तो वही, ये पानी लिया, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लिया, शहद जेनुइन वाला, ये आजकल तो चीनी बेच रहे हैं सारे बदमाश, तो जेनुइन वाला शहद डाल लिया, और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल लिया, अगर आपको टेस्ट चाहिए डिफरेंट, काली मिर्च डाल ली, वो सब हो गया। बाद में क्या है कि इस खाली पेट आप दूध और केला कम खाना चाहिए, क्योंकि वो दूध और केला थोड़ी पावरफुल डिफरेंट होता है, वो एसिडिटी बना देता है। तो अब बहुत से बोले खाओ, मैं तो कुछ खा के जाता नहीं, मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ। एक खाता हूँ मैं 11:30 से 2 के बीच में, 12 से 2 के बीच में, और शाम में खाता हूँ 7 से 9, 9:30 के बीच में। नो ब्रेकफास्ट वाला सिस्टम, नो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं 1 टाइम खाई योगी, 2 टाइम खाई भोगी, 3 टाइम खाई रोगी, 4 टाइम का 4 टाइम खाई भैया। वो उसका एक खिलाड़ी और दूसरा वो 5-6 मील खा सकता है थोड़ी थोड़ी उसमें। एक आम इंसान को सिर्फ 2 टाइम बहुत खाना। मगर मेरी वो चीज़ें वैसी हो गई हैं, वो पहला खाना जमोगा नहीं, तुम खाएं तो क्या होगा, यूरिन में जाएगा। अब मल्टीविटामिन खा लिए, ये गोली भी खा ली, अच्छा स्किन के लिए वो भी कर दिया, अच्छा वो भी कर दिया, आप वर्कआउट कुछ कर नहीं रहे हो तो कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा, टॉयलेट में जाएगा, नुकसान करेगा। कुछ कर रहे हो तो तभी फ़ायदा करेगा ना। एक वो गाँव में था, एक वो दादी थी, उसकी वो बोले ये क्या, बोले ये हड्डी जोड़ता है दादी, गोली कैल्शियम की है, उसके हाथ से पत्ता गिर गया और टूट गई गोलियाँ। बोली बेटा गोली खुद ही नहीं जोड़ पा रही तो क्या हड्डी कहाँ जोड़ेंगी। तो क्या है कि नेचुरल चीज़ें खाओ, जितना मुंह से खा सकते हो, जो नेचर वाली चीज़ें तो आपको स्वस्थ बनाएंगे। जो कृत्रिम चीज़ें हैं ना, वो एक बार तो दिखने में थोड़ा ठीक हो जाओगे, मगर वो स्वस्थ नहीं होगी, दीवार गिरने वाली है, बाहर से उसके डिस्टेंबर कर दो। आजकल के डॉक्टर बहुत बोलते हैं नॉनवेज भी खाओ, जो वेजिटेरियन है उनको तो ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाया जाता है कि नहीं तुमको खाना पड़ेगा। ये एक लड़का है, इसको बोलते हैं कि तुम्हारा विटामिन B12 कम है और तुमको नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सही नहीं रहेगी। डॉक्टरों ने भी खून पी लिया, बताओ इसका भी पी लिया इसका। अब सुनो रे, डॉक्टर कौन से भारत केसरी सबके चश्मे चढ़े हुए हैं, वो हमारी बीमारी डायग्नोस करते रहेंगे, खुद वो फाट करते रहेंगे कुर्सी बैठे बैठे। मैं नहीं कहूँगा कि सब गलत हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं, मगर काफ़ी 90%, 85% तो क्या है कि वो धंधा बना रखा उन्होंने अपना। और ये सारी बीमारी पता है कि आपने बीपी की दवाई खानी स्टार्ट कर दी, बीपी ठीक हुआ, दूसरी बीमारी पकड़ लेगी, दूसरी खानी स्टार्ट कर दी, तीसरी बीमारी पकड़ लेगी। तो भैया इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव और इंसान शाकाहारी है। खुद बताओ, हाथी शाकाहारी, घोड़ा 100 किलोमीटर भाग लेता है, सोएगा ना, खड़ा खड़ा सोया, घोड़ा बैठ के सो रहा तो बीमार है, शाकाहारी है। जिराफ, हिरन, बहुत से बोलेंगे जो नॉनवेज खाएगा ना उसमें ये फुर्ती रहती है, जो नॉनवेज खाएगा ना उसमें स्टेमिना ही नहीं होता। वो 1-2 किलोमीटर, शेर क्या होगा, शेर चीता 2 किलोमीटर भाग लेंगे, उसके बाद थक जाएंगे मुंह फाड़ के। हिरन है, कुत्ता है, वो मुंह खोले रहेगा, थोड़ी देर भागेगा, थक जाएगा। तो नाक से हमेशा सांस लो वर्कआउट करते हुए, कभी भी लाइफ में नाक से सांस लेना चाहिए,
नाक से छोड़ना चाहिए। जो बहुत बोलते हैं ना ट्रेनर, मुंह से लो जी, ये निकालो, ये सब करो, ट्रेनर आपको बोलेगा ये खाना, बॉयल्ड ये खाना, बाहर जाए खुद छोले कुलचे खाता मिलेगा। तो ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए किसी की, नाक से सांस लो। और शाकाहारी जो रहोगे ना तो भैया चेहरा भी चमकेगा पूरा समय। मैं शाकाहारी हूँ, बताओ मेरे में कौन सी कमी है भैया? अब मैं टेस्ट करूँगा, इतनी बॉडी भी इतनी बड़ी है, शरीर में कुछ ना कुछ तो कमी मिलेगी ना। राइट। तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आई डोंट बिलीव नंबर। आपका शरीर आपको बताया कि भाई आप स्वस्थ हो या नहीं हो। दूसरे को वो कहाँ इतने नंबर निकालोगे? आँखों पे कोई दिक्कत है तो मैंने वीडियो बना रखा है, भैया आँख देख लो। घुटनों में कोई दिक्कत है, घुटना वीडियो बना रखा है। डाइट के मैंने वीडियो बना रखे कि भाई क्या खाना सुबह से शाम तक, सारी चीज़ सब कुछ बता रखा है। तो क्या है कि आप नेचर के साथ रहो, घर का बना हुआ खाना खाओ, मौसम के अनुसार फल खाओ, मौसम के अनुसार सब्जियां खाओ, मौसम के अनुसार अपना व्यायाम करो, वर्कआउट करो, ठीक हो जाओगे यार। डॉक्टर वॉक्टर पता है क्या होता है, बिल्कुल एंड में जाना चाहिए। देखो डॉक्टर जान ही बचाते हैं, वो बहुत अच्छे भी हैं, मैं भी कई जानता हूँ जो बहुत रिनाउंड है, बहुत अच्छे भी हैं। मगर आपको कुछ बीमार हो, शरीर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कुछ हुआ, आप खड़े हो गए डॉक्टर के पास, जुकाम आया, खड़े हो गए, उसका फ़ायदा क्या है? थोड़ा झेलने दो ना शरीर को भी, थोड़ा सा होने दो ये सारी चीज़ें। अब ये एक प्रकृति का हो गया, बुढ़ापा तो आएगा, वो तो आएगा ही, कौन रोक सकता है? अगर आप सही रहोगे तो भाई आप वो ठीक रहोगे। और अगर आपने अगर अपना जीवन में अपन है बाकी चीज़ें सही संभाल के रखी तो भैया पहले बूढ़े हो जाओगे। अब आपके ऊपर है कि भाई 50 साल में 100 साल के हो जाए, या 100 साल में 20 साल के हो जाओ, या तो 100 में भागते हुए जाओ या 50 में लेट के जाओ। तो इसलिए अगर आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो सही इंसानों में बैठो, सकारात्मक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। आप शराबी में बैठने लग जाओ, 6 महीने बाद है ना पैग लेने लग जाओगे। आप दूध पीने वाले में बैठने लग जाओ, आप कितनी ड्रिंक करते हो, 6 महीने बाद दूध पीने लग जाओगे। तो संगति भी फर्क करती है, बाकी भी करती है। आप अपने दोस्त बन जाओ। अब बहुत से सारे कहेंगे आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। अरे क्या देयर फॉर यू? तो पहले अपनी हालत तो देख लो, अपने दोस्त तो बन जाओ। अपने दोस्त बने नहीं, आई एम देयर फॉर यू, और कौन से देयर फॉर यू? वो सब फालतू ही बात करते रहते हैं ये सारे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये देश है ना, ये देश पीछे ज्ञानियों की वजह से जा रहा है। वो ज्ञानी पता है क्या, पूरा तो ज्ञान है नहीं, वो आधा ज्ञान है। हर कोई प्रवचन दे रहा है, उसको अगर आप अप्लाई नहीं करोगे जो प्रवचन दे रहे हो तो वो क्या होगा? बहुत से बोलेंगे बैठ के, मैं देखता हूँ 2-3 बूढ़े हैं, उनके बाल सब सफ़ेद हो रखे हैं, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध छोड़ के देखो किस दिन ये हो जाएगा, और ये घी नहीं खाना चाहिए, वो छोड़ के देखो, और मेरे इतने क्लिनिक है, इतने दूसरे में दिल का चपेट मारो इनके। पता नहीं दूध में क्या पकड़ लिया है लोगों ने। हाँ, क्या खा मत, डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ, ये खाओ भाई, स्रोत अच्छा कर लो अपना खाने पीने का, तो वो होना चाहिए। तो यही उम्र तो खाने पीने की, जो दिल करे वो खाओ, मगर घर का बनाओ खाओ, बाहर का थोड़ा कम खाओ। और बाहर कहीं जाते हो ना, किसी शहर में जाते हो तो वो स्ट्रीट फूड खाओ वहाँ का। अगर आपको उसको, जैसे वड़ा पाव मुंबई फेमस है, तो एक आधी बार वड़ा पाव खा के देखो भैया, ये नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा। ये कोई मिठाई बहुत कमाल की, खा के देखो। तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये नहीं कि कोई ख़राब चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। हर रोज़ खाओगे तब गलत है, हर रोज़ घर का बना हुआ खा लो। और बाकी क्या है कि ज़्यादा किसी चक्करों में रहो मत भैया। हम अपने शरीर के सबसे बड़े ट्रेनर हैं, सबसे बड़े कोच हैं, सबसे बड़े गुरु भी हैं। हमें पता है कि क्या चीज़ सही होनी चाहिए, बस सुस्ती नहीं होनी चाहिए, आलस से थोड़ा कम करो। वो 2-3 गांव के इंसान थे, वो शहर में आ गए। अब शहर में आ गए, बेचारा वो जमा नहीं उनका, धंधा करने आए थे, वो सड़क देखे, कुछ देखे, बहुत परेशान हो गए। तो एक वो कवि ने 2 लाइन लिखी थी, बहुत कमाल की लिखी थी कि भैया अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पे तो जाम बहुत है, फुर्से हो गई फुर्सत, अब तो सबको यहाँ काम बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है, चिट्ठी पत्री सब बंद हो गए, फोनों में पैगाम बहुत है, एसी और चाय के सब हो गए आदि। कहते हैं कि बाहर घाम बहुत है, इसमें आराम बहुत है, झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, दूध दही घी कोई नहीं खाते, कहते डिब्बों में जान बहुत है, जिंदगी का जय नहीं पता और कहते चांद पे जान बहुत है। तो अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पे तो जाम बहुत है। तो भैया ये सारे वो हैं। ये एक साइंटिस्ट एक बार गांव में आ गया, उसने रिसर्च किया कि भैया काली भैंस हरा चारा खा के सफ़ेद दूध कैसे देती है, वो पागल हो गया। तो ये सारे वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर भी वही बता रहे हैं, जो ये ज्ञानी भी वही बता रहे हैं। तो भैया जो दिल करे वो खाओ, घर का बना हुआ, जो दिल करे वो करो। व्यायाम करना, कभी आप भाग लिया, कभी स्विमिंग कर लिया, कभी साइकिलिंग कर लिया, कभी दूसरी चीज़ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, हाँ पसीना निकाल लो यार, तो खा वो सारी चीज़ करते रहो। और किसी की ज़्यादा सुनने उनने की नहीं होती। और अब क्या बताओ, आप बहुत से बोले गेहूँ नहीं खाना जी, गेहूँ खाने से ये होता है। वो जो अमेरिका वाला कल्चर है सारा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या होता था कि मिलेट खाना बड़ी अच्छी बात है, पहले मिलेट ही उगाते थे, तो अंग्रेज आए ना, उन्होंने मिलेट बंद करवा दिया, कम निकलता था, नील की खेती, गेहूँ की खेती उगाना स्टार्ट कर दिया। हम तो भैया गेहूँ खा के बड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ खा के बड़े हुए, हमें तो आज तक पता नहीं है क्या चीज़ क्या है। एक वो एक डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भाई कोई कोई ऐसे देसी चला गया, बोले जिससे बीमारी होती है, इवन मैं ही मिला था, बोला ये लीवर साइरोसिस से ये ऐसे होता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको ही होगा, बोला क्यों, हमें तो स्पेलिंग ही नहीं आती इसकी, जो जिस बीमारी का नाम ले रहे हो हमें स्पेलिंग ही नहीं पता, तो भाई आपको ही हो गई बीमारी। तो ज़्यादा ज्ञानी बनो ना, वो ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए किस चीज़ में कि भाई ये चीज़ है और वो चीज़। अब जो डॉक्टर जो भाषा बताते हैं ना, मैं कभी चला जाता हूँ, जैसे पायल जी वो सब हैं भैया, वो सारे पढ़े लिखे हैं, सारी टैबलेट गोलियों के सब नाम जानेंगे, क्योंकि उनके फादर भी IIT कानपुर टॉपर हैं, वो भी गुजरात बोर्ड टॉपर हैं, सब इंजीनियर हैं। इंजीनियर तो क्या करेगा, घर से बाहर निकलेगा ना, एक चार्ट बनाएगा, आलू लेने, फिर 2 मिनट बार्गेनिंग होगी, फिर घूम के आना, तो मतलब पूरा होगा। अब हमारे जैसे देसी आदमी तो वही बैठे बैठे वो सब करते हैं, समझे ना। तो क्या होता है कि जिंदगी को जो बड़ा नाप तोल करके और ये सब करके जियोगे ना, तो फिर जिंदगी जी थोड़ी पाओगे, वैसे ही रह जाओगे। एक सोने का पिंजरा, उसमें पक्षी को छोड़ दो भैया, पिंजरा तो सोने का ही है ना, वैसे ही रहेगा। तो ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए, जो दिल करे वो कर लो, यही तो उम्र है भैया। खुली हवा की सांस भी लो, घूम के भी आओ, उठो गिरो पढ़ो, कुछ होगा, यही तो उम्र है। बाद में क्या होगा, बाद में तो फिर आ जाएगा। अब ये करते रहेंगे। और देखो, सक्सेस वो नहीं है कि आपने टॉप कर लिया, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो करते हुए फेल हो जाना सक्सेस है। तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा जिंदगी में ना। इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड वाइड 80% लोग वो काम करते हो जिसके लिए बने ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और उसमें लेगेसी छूटेगी नहीं। हाँ, सब लोग भाग रहे पर पहुंचना कहाँ है किसी को पता नहीं है। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। हाँ, हम परेशान पता क्यों, खुश रहने के लिए परेशान हाँ। है। ये कर दिया तो भैया वो हो जाएगा, उसने वो कर दिया तो वो हो जाएगा, तीसरे ने कर दिया तो वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ छोड़ता हूँ। आजकल जैसे मान लो किसी के साथ अब करो, जैसे ढेर सारे या फिल्म वाले हैं या दूसरे हैं तीसरे हैं, जिनको बचपन से देख के बड़े हुए हैं, उनके साथ काम करते हैं, या कोई किसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, किस चीज़ के बन गए, तो मैं देखता हूँ कि भाई उस इंसान में क्या खास बात, सब में बहुत खास बात होती है। सीखो सबसे, देखो, मगर वो अप्लाई मत करो भैया, उसकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल रहना, साधारण रहना, वो सबसे कठिन काम है। सही बात। साधारण वही हो सकता है जो बड़ा असाधारण होता है। तो जिंदगी का निचोड़ यही है। संग्राम जी, एक बात बता दो, आज पॉडकास्ट का एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? कोई हरियाणवी गाना है क्या? नहीं, हरियाणवी गाना नहीं। मैंने हालांकि अभी कुछ हमने सॉन्ग किया हरियाणवी। हाँ, मेरा किशोर कुमार साहब का गाना है कि जिंदगी पल दो पल, वो गाना नहीं है, जिंदगी पल दो पल, रुकने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। मेरी ज़िंदगी का डिफाइन करता हूँ ना, तो नेवर एवर गिव अप, बस समथिंग वो है। आजकल मैं कुछ करने जा रहा हूँ अभी, और भी गाने कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ, मगर मेरा फेवरेट गाना वो है किशोर कुमार साहब वाला, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल समथिंग। जिंदगी हंसने गाने के लिए पल दो पल वाला। हाँ, वो बहुत कमाला गाना है। जैसे किशोर साहब थे, या रफ़ी जी थे, या मुकेश जी थे, तो मतलब उनके ये लता दीदी थी, तो उनका तो मतलब एक डिफरेंट ही हो रहा था। अब एक सवाल और आ गया लास्ट में, आपने बोला ना कि आपने नेवर गिव अप वाली बात कही है, तो ना आज एक ट्रेंड बहुत खतरनाक चल रहा है कि भैया अर्ली रिटायरमेंट, की 40 की उम्र में रिटायर्ड कैसे हो जाए, सबसे कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इन गूगल। सब लोग 40 में रिटायर्ड हो जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है भैया, मैं तो चाहता हूँ कि हम 100 साल तक रिटायर ही नहीं हो। 40 में रिटायर हो फिर करोगे क्या उसके बाद? कितने आप पार्ट देख लो, पता है क्या दिक्कत क्या है जिंदगी में, हम जहाँ हैं ना वहाँ हैं ही नहीं। हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, बड़ी रील बनाएंगे, बड़े कुछ करेंगे। मेरा दोस्त आगे चला गया, उसने बहुत फोटो भेज रहा है, वो सब भेज रहा है। अच्छा, मैंने तुझे वो देखा शांति से बैठा, बोला यार तो कर ही नहीं पाया। बोला क्यों? बोला मैं तुम सबको दिखाने के लिए ट्रिप कर रहा था ये। बताओ। तो मेरे यहाँ पे 3 स्विच हैं। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, तो मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ। उस स्विच को ऑन कर लिया, यहाँ से बाहर निकलूंगा तो स्विच को ऑफ कर दूंगा, दूसरा स्विच ऑन करूंगा। तो जिंदगी में उस मौके पे प्रेजेंट रहना वही होगा जो आप मेडिटेशन करोगे, योग करोगे या बाकी चीज़ करोगे। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों पर चले जाओ, आंखें बंद कर लो। आंखें खोलना ही मेडिटेशन है। आंखें तो बंद पहले से ही हमारी। अपना काम ईमानदारी से करना, गहरे गहरे यहाँ से सांस लेना, तो वो भैया मेडिटेशन कर रहे हो आप। एक्चुअली मेडिटेशन वही है। तो जहाँ पे है ना, जिस मोमेंट में उसमें प्रेजेंट रहो, बस यही है जिंदगी। अगर उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहे ना, जिंदगी ये नहीं है कि भाई अब अगले पल में क्या होगा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बताता हूँ, मैंने एक महेश भट्ट साहब के साथ एक गाना किया। तो भट्ट साहब का एक पहला गाना था, मेरा एक पहला गाना था, सिंगर था, पाकिस्तान से था।
लड़की थी, बाहर से थी, रशिया से, पता नहीं कहाँ से थी वो, जो एक्ट्रेस थी। अच्छा, जो हमारा डायरेक्टर था वो यूक्रेन और यहाँ पे इंडिया पे रहता था, था इंडियन। तो हमने गाना किया डिफरेंट तरीके से। तो वो गाना हमने नॉन स्टॉप 16 घंटे शूटिंग की, क्योंकि वो लोकेशन जा रही थी हमारी। फिर बड़ा अच्छा गाना, आप कभी देखना, प्रोड्यूसर का डायरेक्टर थोड़ा विवाद हो गया था, बाकी शूटिंग वाइज बड़ा अच्छा था। तो उस कारण से वो थोड़ा उतना उनका विवाद में थोड़ा रह गया। फिर एक फिल्म करने वाले थे हम उनके साथ, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो मैं भट्ट साहब को, तो मैं बात ऐसे कह रहा हूँ कि जी आपका जो थोड़ा डिफरेंट है, मेरा जो, क्योंकि उसकी फिल्में थोड़ी भट्ट साहब डिफरेंट होती थी, वो मुझे पता नहीं था कि वो समझ रहे बहुत देसी आदमी हम। तो कह रहा मतलब, मैंने कहा जी मेरा थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी, मतलब मैं गलत हूँ? मैंने कहा नहीं, आप तो बिल्कुल सही हो। तो उसने मुझे बोला, जब हम गाने शूटिंग कर रहे थे, मैंने कभी गिटार नहीं पकड़ा था तो मैं रात में सोया नहीं, मैंने गिटार बजाना सीखा, तो काम चलाओ, क्योंकि गिटार का क्या मेरा मतलब। तो वो लड़की थी, नॉर्मली थी, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा वो कर रहा था। भट्ट साहब भाई बोला, जो मर्द होता है ना, वो लड़की को सिर्फ आंखों से देखेगा ना, उसको टच करने की जरूरत भी नहीं, तो भैया ये मोहब्बत है, उससे ही करेगा। मैंने कहा तो फिर आपकी फिल्मों में जो इमरान हाशमी, मतलब मेरा मर्द नहीं है, मतलब मैं भट्ट साहब जैसी बात कर रहा हूँ। बोला नहीं, उसका और अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, तुम्हारी अलग है। तो मैंने उससे फिर सीखा कि उसने बताया कि भाई आप धर्मेंद्र साहब की, सुनील दत्त साहब की, मुझे आप में वो झलक दिखते कि जो आप बोलते हो ना, लगता है कि सही बोल रहे हो, आप ये देखो। फिर धर्मेश दर्शन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी या धड़कन ये फिल्में बनाई, उन्होंने मुझे सेम दिया। तो इवन मैं और कई से मिला, जो आजकल तो कई रिनाउंड जो हैं। तो क्या होता है कि हर चीज़ जिस हिसाब से जो आप कर रहे हो, वो सामने वाला सिर्फ आपको बता सकता है, टेक्निक बता सकता है, टैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी कि टैक्टिस आप किस हिसाब से क्या कर रहे हो। और टैक्टिस आपने सही अप्लाई की तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं अप्लाई की तो आपने सीख लिया, अगली बार अप्लाई कर लेना, सक्सेसफुल हो जाओगे। ये नहीं कि भाई मैं अब मानता कि भाई मैं इतनी फिल्में करता, तो पहले मुझे पता नहीं था कि क्या फिल्में, क्या शोज है, क्या चीज़ें हैं। अब मैंने कई शो ऐसे किए कि भाई जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी, जैसे बिग बॉस है या बाकी और शो हैं, वो शो हिट भी रहे और मैंने कभी देखे नहीं, ना अपना ही नहीं देखा कभी, दूसरा तो मैं देखूँगा कहाँ से, क्यों, समझ रहे हो ना। क्योंकि कई ऐसे शो थे जो मुझे बहुत पसंद आए, जो बहुत कमाल के शो थे, मगर वो पब्लिकली नहीं चले। सर्वाइवर था या कई ऐसे बड़े शो थे। तो किसी चीज़ों का हमें पता नहीं होता। अभी मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, एक वन ऑफ द शो पे बड़े कमाल के, उससे अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत कमाल का होगा ये, क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ लेके आ रहे हैं, क्या पता वो चले ना चले। बस आप अपने उससे सब वो करो, जो दिल में कसक है ना, वो रहनी चाहिए। एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ, 1 मिनट की। एक गाँव में एक महात्मा होते थे, उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, संत होते थे, मगर आजकल तो पता नहीं संत कितने हैं। तो एक गाँव में एक सांड बैठता था, वो सांड के सींग ऐसे घूम रखे थे। तो उस बाबा जी के, महात्मा के आता कि यार इसके सींग में मेरा सिर आएगा या नहीं आएगा। वो हर रोज उसके दिल में करता। एक दिन क्या हुआ कि अति हो गई, उसने सोचा यार तू इसके सींग में करेगा, तेरे तो गांव में पूरे गांव पूजता है, इतना इतना नाम है, तो लोग सब करेंगे, पागल तो नहीं हो गया है। तो एक दिन उससे रुका नहीं गया, जो उसका जो अंदर का वो था ना, वो सुबह 3 बजे उठ गया और उसने सांड ढूंढते ढूंढते 3:30 बजे उसने सांड मिल गया, और वो सांड सो रहा था। तो उसने अपना सिर है ना, वो उसके सांड के सींग में घुसा दिया। अब सांड उठ गया, उस बाबा जी कभी इधर गिरे, हाइट छोटी थी उसकी, कभी इधर गिरे, पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि भैया वो, अरे बाबा जी को मार दिया मार दिया। सांड को पकड़ा तो बाबा जी को उतारा, बाबा जी यहाँ से फूटे हुए, यहाँ से टूटे हुए। तो बोला बाबा जी ठीक हो? बोला भाई ठीक बिल्कुल, जो मन में मलमलाट था ना वो मिट गया, मैं चोट वोट देगी जाएगी ठीक हो जाएगी। तो जिंदगी में जो आपका मलमलाट है ना, वो नहीं रहना चाहिए। अब जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए ड्रीम था, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सफलता असफलता या नंबर रेस में उसके बारे में नहीं सोचता कि भाई आप कितनी गाड़ियाँ आप रखते हो, कितना आप घर रखते हो, क्या चीज़ें आप रखते हो, क्या बैंक बैलेंस है, क्या कुछ है। मगर जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं नौकरी करके मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। बाकी चीज़ में कर रहा था तो मुझे लगता था मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। आजकल जैसे मैं भी कभी यहाँ जाता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ। एक टाइम होता था कि मुझे दिल्ली पुलिस में था तो मुझे ACP से मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आज मैं जब जो IPS है उनको, मैं बाकी चीज़ों को, जो IAS IRS है उनको बताता हूँ कि भाई आप इस तरीके से चीज़ कर सकते हो बेहतर। तो क्या है कि आप अपने ऊपर काम करो, तो आपका जो टैलेंट है, प्रतिभा पता क्या होता है। अगर आपको किसी फील्ड में गुड बनना है ना, तो आप में टैलेंट होना चाहिए। आपको ग्रेट बनना है ना, तो आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप ग्रेटेस्ट बनना है ना, तो आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो यू विल बी, जो आजकल के बच्चे कहते हैं गोट,
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तो क्या है कि आप अपने उस पर काम करो। प्रतिभा क्या होता है, टैलेंट क्या होता है? टैलेंट होता है 1% टैलेंट, 99% हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क, मैं टैलेंटेड बिल्कुल नहीं हूँ। कोई दाव बच्चा एक टेक्निक 1 मिनट में सीखता था, 1 दिन में सीखता था, मैं उसको गधे की तरह 3 दिन में सीखता था। बहुत मेहनत करके, हर काम के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। चाहे मैंने वो गिटार बजाना था, मैं रात को सोया नहीं उस दिन। भट्ट साहब ने मुझे बोला कि ऐसे पकड़ो इसको, तो मैं रात में, है ना, मैंने कभी ज़िंदगी में गिटार देखा नहीं था, पकड़ा नहीं था, तो मैं उसको 6 घंटे, मतलब मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा सोया, तो सुबह तक मैं काम चलाओ गिटार बजा रहा था। वो सिर्फ पकड़ना था, मगर वो मेरा पागलपन था कि भाई ये चीज़ करनी तो करनी चाहिए। तो वो अगर आप नहीं लगाते ना, आप अपने आप को झोंकते नहीं, अपने आप को चीज़ नहीं करते, तो भैया फिर उसका आनंद नहीं है। चाहे आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी उसमें चले जाओ, मुझे नहीं पता कि भाई कल को हम क्या करें क्या नहीं करेंगे, मगर मेरा मानना ये है कि अगर आपके होने से, आपके कुछ कहने से कोई चीज़ अच्छी बेहतर हो सकती है। जिस चीज़ में कोचिंग में आऊँगा ना, मैं ढेर सारे बच्चे तैयार करूँगा ओलंपिक के लिए, इन सब के लिए। पता क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है, वो कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े रेसलर थे, हैं और आएंगे, मगर जब रेसलिंग का नाम आएगा ना, तो वो मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं ओलंपिक में जाना चाहता था, मेडल जीतना चाहता था। कि खिलाड़ी पता कंप्लीट कहाँ होता है? ओलंपिक में जाए, मेडल जीते तो खिलाड़ी कंप्लीट होता, मैं वो नहीं कर पाया। लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब ढेर सारे बच्चा जरिया बनने की कोशिश करता हूँ कि वो करेंगे तो देश के साथ साथ मेरा सपना ही पूरा हो जाएगा। तो मैं उनमें फायर देखता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैंने उससे जो सीखा ना, एक बार मैं जहाँ साहब से मिला, तो जहाँ साहब तब आश्रम कर रहे थे, तो मैं मिला तो और किसी उद्देश्य से था, वो चीज़ हो नहीं पाई। तो आश्रम में बोले, संग्राम जी रेसलिंग सुपरवाइज कर दोगे? तो मैंने कहा सर मैंने कभी की तो नहीं, मगर देख दूंगा। तो उन लड़कियों को, बॉबी को हमने 3 दिन में रेसलर बना दिया, जो दंगल के लिए 1 साल ट्रेनिंग की, बाकी किया। मैंने लड़कियों को देखा कि वो किस पैर से चल रही हैं, क्या वो मूव कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक कोच के साथ एक फिजियोथेरेपी वाला बंदा रखा, 3 दिन में वो सारी रेसलिंग की ना। सिर्फ ढाई दिन का समय मिला हमें, 2.5-3 दिन में वो लड़कियों ने कर लिया। क्योंकि क्या है कि मुंह से मैं कोई चलता हुआ आता तो बताता हूँ कि भाई ये चीज़ कर सकता है, यह चीज़ कर सकती है, तो अनुभव हो जाता है आपका वो। और देखो, याद रखो कि अनुभव हमेशा बेवकूफ़ बनने से आता है, फेल होने से आता है। पास होने से आपको अनुभव नहीं आएगा। पास होने से आपके पास विक्ट्री आ जाएगी, मगर वो ढेर सारा अनुभव आप खो दोगे। तो ज़िंदगी में इसलिए फेल होने से या किसी चीज़ करने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि भैया ये 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद कभी नहीं मिलेगी, उसके बाद कभी नहीं मिलेगी। और बंद, सब खत्म। उसके बाद बिल्कुल आप बिल्कुल मत घबराओ कि भैया मेरे पास ये था या नहीं था, वो है या नहीं है, मैं पास होऊंगा, मैं पास होऊंगी, मैं फेल होऊंगा, मैं फेल होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़िंदगी में आप रहो। हमें पता नहीं कि भैया हमारे बच्चे क्या हैं, दूसरे क्या हैं, हमारे से जो, अब खुद बताओ ना, जो आपकी 7 पीढ़ियों के नाम आपको पता नहीं होंगे, तो बताओ, अगर कुछ ऐसा होता तो भैया हम उनके सबके जान रहे होते। तो आप आए हो, ज़िंदगी आपकी है, इसको बड़े अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से ऐसे जियो कि भाई आपके द्वारा कोई फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली परेशान नहीं हो, और आप उस ज़िंदगी का अनुभव कर रहे हो, तो बहुत कमाल है। कसम से मैं तो हर पल ऐसी ज़िंदगी जीता हूँ कि भाई बहुत कमाल की, सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे को लगता नहीं वो गलत है। वो सब कह रहे कि ज़माना बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब, मैं कहता हूँ कहाँ ख़राब है यार, सब अच्छा है। वो जब अपने अंदर का वो मिट जाए ना, वो एक जापान की कहानी सुनी आपने? एक चोर था बहुत कमाल का ये आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना, आप भी कर अप्लाई कर लेना तो वो चोर पूरा गांव छोड़ के वो एक साधु के उधर पहुंच गया, वो तपस्या कर रहा था, रियल कहानी है, गूगल पे जाओ तो गूगल कर लेना। तो उसने देखा कि भाई उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी और एक फटा हुआ कंबल, और उसमें बैठा हुआ मस्ती से ऐसे नॉर्मली कंबल में। तो उसने आते ही बड़ा छुरा निकाला। वो जो बाबा जी था उसको देख के, उस छुर्रे को देख के, और उसने थोड़ा सा वो बोला कि भैया यहाँ पे कोई ऐसा आदमी तो है नहीं, अंदर आ जाओ, आ तो गए हो, इसमें कोई दरवाज़ा तो है नहीं। बोला देखो मेरे पास यहाँ पे पैसे वैसे कोई है नहीं। और उसके आंखों में आंसू आ गए साधु की। बोला रो, बोला आप क्यों रो रहे? बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भाई तू कितनी मुसीबत में होगा, कितनी परेशानी में होगा, तू पूरा गाँव छोड़ के, शहर छोड़ के यहाँ पे आ गया, तुझे कुछ मिला भी नहीं। मेरे पास 4 रुपये हैं, ये ले जा भैया, 1 रुपया छोड़ देना, अगर नहीं चाहिए तो 4 ले जा। तो चोर डर गया, वो उसने हड़बड़ाहट में वो 4 रुपये वहाँ से उठाए। वो बोला एक मिनट धन्यवाद तो बोल दे। वो धन्यवाद बोल के और निकल गया। 1 महीने बाद वो चोर पकड़ा गया। और वहाँ पे सज़ा क्या है कि भाई गलत करो तो उसको सजाए मौत होती थी, फांसी की सजा दे दो। तो बोले जी उसने तो उस बाबा जी को भी ठगा, उस महात्मा को भी, उस महात्मा का बड़ा नाम था। तो बोले उसको बुलाओ। वो कोर्ट में हाजिर हुआ, बोला कि जिसको जानते हो?
बोला जानता हूँ। बोला ये चोर है बड़ा? बोला नहीं, ये तो मेरा परिचित है, ये आया था मेरे पास में और इसने मेरे से कुछ लिया, उसके बदले में धन्यवाद बोला तो ऐसे चला गया। तो उस बाबा जी कहने से उसको छोड़ दिया, बरी कर दिया। वो बाबा जी अपने उस कुटिया में आ गए, झोपड़ी में आ गए, तो आके वो उसके पैरों में गिर के रोने लग गया। बोला जी आपको तो पता था कि मैं चोर हूँ, मैंने ये किया है और ये अपराध किए, ये चीज़ की है। बोला भैया जिस दिन मेरे अंदर का चोर मर गया ना, उस दिन मुझे कोई चोर दिखाई नहीं देता, सब सही दिखाई देते हैं। तो आप सही हो गए ना, आपने अपने अंदर सही कर लिया तो आप सब सही दिखाई देंगे। नहीं तो आपको सब पता क्या दिखाई देंगे कि भैया इससे मेरा क्या बिजनेस हो सकता है, इससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। लोग यहाँ पे हाथ भी तब मिलाते हैं फ़ायदा देख के, लोग बात भी तब ये करते हैं कि फ़ायदा देख के। वो जिस दिन आप बंद कर दोगे ना, उस दिन से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया संग्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी समय दिया आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैंने बोला था जिससे कि इस बार सिर्फ मैं सुनूंगा आपको, और आई होप मैंने आपको खूब सुना है आज, और जो भी बातें हैं वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। जी तो थैंक यू so much, सो sir. मच। नमस्ते।